सो हेलो स्टूडेंट्स, टिल नाउ हमने पढ़ा था स्टमक के बारे में। अब हमें स्टमक के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। लास्ट क्लास में हमने स्टमक के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं, कौन कौन सी सीक्रेशन होती है उसके बारे में देखा था। तो टिल नाउ हमने इस स्लाइड तक किया था। नाउ लेट्स रिकॉल एक बार क्विकली कि हमने क्या क्या किया था। सी, ये है हमारा गैस्ट्रिक पिट जो कि कहाँ पे बनता है। जैसे ये हमारा स्टमक है, इस स्टमक के ही अंदर की लाइनिंग्स की अगर मैं बात करूं, लाइक दिस, ये इस तरीके से मिलेगा आपको। अंदर इस तरीके के पिट्स बना रहा है, ओके। और इसी एक पिट का जूम फॉर्म है ये, ठीक है। इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, MP चलो जी, ठीक है। जिसमें M से क्या था हमारा, ये पहला वाला म्यूकस सेल जो कि म्यूकस रिलीज कर रहा है। सेकंड क्या था, P से था हमारा पेराइटल सेल। पेराइटल सेल क्या रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है। इसका दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल्स भी, ये सब मैं बता चुकी हूँ। फिर आता है चलो से C लेना है हमें, दैट इज चीफ सेल, जिसका दूसरा नाम पेप्टिक सेल या जाइमोजिन सेल भी है, और ये पेप्सिनोजिन रिलीज करता है। क्लियर। एंड लास्ट है G से हमारी G सेल्स जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि इन सबको संभालता है। यानी कि ये सब कब रिलीज होंगे, जब गैस्ट्रिन हार्मोन इनको ऑर्डर देगा कि भाई निकलो, अब अपन को काम करना शुरू करना है, ठीक है। अब इसके आगे शुरू करते हैं। इतना तक तो आई होप अपन को काफी इजी लगा होगा। बस अब अपन को आगे इसके करना है। चलो देखो, हमारे स्टमक में बहुत कुछ होता है, ठीक है। मतलब एक कोई बहुत छोटा सा काम नहीं है, स्टमक में मल्टीपल एक्टिविटीज होंगी। पहली चीज तो इसको समझने से पहले ना अपन दूसरी स्लाइड पे क्या क्या एक्शंस होते हैं वो देखते हैं। देखो, जैसे ही हमारे पेट में खाना पहुंचा, वी नो इट कि जो ईसोफेगस है वहां से आते 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 खाना पहुंच गया स्टमक में। अब स्टमक में वी नो गैस्ट्रिक सीक्रेशंस होंगी, तो ये लो गैस्ट्रिक सीक्रेशंस करा दी, यहीं पे लिख लेते हैं। तो गैस्ट्रिक सीक्रेशंस जब हो रही हैं, इन सीक्रेशन में कुछ चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है। पहली चीज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा पेट HCl रिलीज करता है भर भर के, ठीक है। अब इस HCl का काम क्या है, देखो पहली चीज क्या है, अभी आपका खाना आ रहा है कहां से, माउथ से। माउथ का pH मैंने बोला था कितना याद रखना है अपन को, 6.8 pH है, जो कि कैसा pH होता है, बेसिक pH होता है। अभी यहाँ पे जब एक्शन होना है, यहाँ से जाकर जब पेट में एक्शन होना है, तो पेट इस वाले pH पे कुछ काम नहीं करता। पेट किस pH पे काम करता है, 1.8। तो यहाँ पे हमें हाईली एसिडिक pH मेंटेन करना है स्टमक में, हाईली एसिडिक धुआंधार pH मेंटेन करना है अपन को अपने स्टमक में। सो pH विल बी 1.8। उधर है 6.8, इधर है 1.8, वेरी इजी। 6.8 1.8। अब देखो 6.8 पे काम कर रहा था हमारा सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम काम कर रहा था। अब डेफिनेटली जो बंदा 6.8 पे काम कर रहा है, क्या वो 1.8 पे काम कर पाएगा, डेफिनेटली नॉट। सो 1.8 पे आते ही सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन क्या हो जाएगा, खत्म, स्टॉप। यहां पर आके सलाइवरी अमाइलेज काम करना बंद कर देगा, पहली बात, ठीक है। तो HCl ने पहली चीज क्या की, एसिडिक मीडियम क्रिएट किया। दूसरी चीज क्या की, सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन को खत्म किया। अब आते हैं इसके कुछ मेन कामों पे। देखो सबसे मेन काम क्या है, हमारे इन्हीं गैस्ट्रिक जूसेस में एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन, देखो नाम से याद रखना, नोजन याद रखो, नोजन नो, तो ये काम नहीं करता। ये कौन सा वाला फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म। पेप्सिनोजिन रिलीज होता है इनएक्टिव फॉर्म। ऐसे इमेजिन कर लो, सोया हुआ सा बंदा है, अभी जस्ट निकला, ये तो सो रहा है, ठीक है। अभी क्या है, ये नींद में, इसको किक मार के जगाना पड़ेगा कि भाई उठ जा, काम करना शुरू कर। सो HCl वही किक प्रोवाइड करता है इस पेप्सिनोजिन को। इन शॉर्ट पेप्सिनोजिन इनएक्टिव से HCl इसको एक्टिव फॉर्म में कर देता है, और वो क्या बन जाता है, पेप्सिन, जो कि क्या फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म। बस अब तो धुआंधार परफॉर्मेंस देता है पेप्सिन। ये लो, ये सो रहा था, इनएक्टिव फॉर्म था, बस अब ये जग गया, एक्टिव फॉर्म हो गया, और एक्टिव फॉर्म होते अभी अपना काम करना शुरू कर देगा। नाउ वी नीड टू नो इसका काम क्या है, याद कैसे रखना है, P से पेप्सिन और P से प्रोटीन, यानी कि इसका काम है प्रोटीन को संभालना, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। लेट्स सी इसकी रिएक्शंस क्या है। देखो ये लिख रहा है पेप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, और HCl इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, एक्टिव फॉर्म में कर रहा है, जो कि
पेप्सिन है, याद रखोगे ये जगा हुआ फॉर्म है और ये सोया हुआ इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। आगे आओ, ये वाली लाइन अब तुमको समझने की जरूरत है। ये लाइन क्या कह रही है, देखो जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट छोटे छोटे बेबी होते हैं, ठीक है, तुमने कभी देखा है, शायद नोटिस किया होगा, छोटे छोटे बच्चे ना कभी कभी लेटे लेटे उल्टी कर देते हैं और उनमें से कुछ व्हाइट व्हाइट सा निकलता है, ऐसा लगता है दही जमा हुआ निकल रहा है। एक्चुअली में वो जो प्रोसेस है वही अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखो छोटे बच्चों में एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोरेनिन, ओनली इन इन्फेंट्स। ये सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों में रिलीज हो रहा है, ओनली इन इन्फेंट्स। अगेन प्रो आ गया, यानी कि ये भी सोया हुआ ही है, इसको भी जगाना ही पड़ेगा, ठीक है, ये भी सोया हुआ ही निकला है। अभी क्या करता है, ये छोटे बच्चों की बात चल रही है, छोटे बच्चों के केस में प्रोरेनिन को एक्टिवेट करता है HCl, जगाता है, वही सेम। हालांकि यहाँ पे किक नहीं मारेगा, प्यार से जगाएगा, छोटा बच्चा है ना, तो ये बिल्कुल प्यार से इसको जाके जगाता है, बेटा उठ जा, ठीक है, उठ जा उठ जा, ऐसे करके इसको जगाता है, ये ले इसको जगा दिया, ठीक है। HCl ने प्रोरेनिन को प्यार से जाके जगाया, बेटा उठ जा, ठीक है। प्रोरेनिन अब डेफिनेटली एक्टिव फॉर्म में आएगा और क्या बन जाएगा, रेनिन बन जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब रेनिन क्या करता है, पहले बच्चों का ही समझ लेते हैं। रेनिन क्या करता है, छोटे बच्चे की जो डाइट होती है वो मिल्की होती है, सिर्फ दूध पीते हैं वो, ठीक है। सो मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं केसीन। मिल्क का जो प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड एज केसीन। केसीन को तोड़ने का काम करता है रेनिन। तो रेनिन की प्रेजेंस में केसीन टूट के क्या बन जाता है, पैराकेसिनेट। इतनी बात समझ आ गई। केसीन जो कि दूध में प्रेजेंट है उसको तोड़ने का काम करता है कौन, रेनिन, और किस में कन्वर्ट कर देता है, पैराकेसिनेट में। इतना तक तो अपन को याद रखना है। इसके आगे की एक रिएक्शन बता रही हूँ जो याद नहीं रखनी, बस देख लो। देखो यहां से आ रहे हैं हम, ये रहा हमारा काम, ये देखो यहां से देखो, प्रोरेनिन HCl की प्रेजेंस में रेनिन हो गया, इतना तो अपन ने पढ़ा ही है। फिर केसीन जो कि एक मिल्क प्रोटीन है, रेनिन उसको पैराकेसीन में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ तक भी अपन ने पढ़ा है। इसके आगे रिएक्शन याद नहीं करनी, बस सुन लो। देखो पैराकेसीन जो है कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम पैराकेसिनेट बना देता है, जो कि तुमको याद नहीं करना, बस इतना याद करना है। वो जो दही जैसा जमा हुआ निकलता है ना छोटे बच्चों की वॉमिट में, जो तुमको कर्ड जैसा लगता है, वो बेसिकली इस रिएक्शन के कारण होता है, ठीक है। वॉमिट में जो कई बार निकल जाता है ना बच्चों के, वो यही होता है। अब ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों किया जाता है। देखो मिल्क के प्रोटीन सोल्यूबल होते हैं, भाई मिल्क का जो प्रोटीन है वो सोल्यूबल है। अभी इसको अपन को ज्यादा देर तक पेट में रखना है, ध्यान से सुनो। मिल्क का जो प्रोटीन है सोल्यूबल है, इसको ज्यादा देर तक पेट में रखना है। तो फिर बच्चे के पेट ने दिमाग लाया कि यार अगर ये जल्दी जल्दी निकल जाएगा तो मैं इसका प्रोटीन ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाऊंगा, तो क्यों ना मैं इसको एक इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं ताकि ये जल्दी बाहर ना निकल पाए पेट से। तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनसोल्यूबल फॉर्म में, और ये इनसोल्यूबल फॉर्म जो आपको दही की तरह दिखता है वो बेसिकली इनसोल्यूबल फॉर्म है, ताकि बच्चा उसको ज्यादा देर तक पेट में रख सके और आराम से डाइजेशन हो सके, ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इजीली ब्रेक डाउन कर सके। क्लियर है। अब याद रखो ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ छोटे बच्चों में ही होगी यहाँ तक की, इसके बाद बड़ों में नहीं होती। क्यों, क्योंकि बड़ों में रेनिन रिलीज होना ही बंद हो जाता है। सो यहाँ पे ये रिलीज होना, रिलीज ये किसमें, अडल्ट में नहीं होगा, क्रॉस बना देती हूँ, ठीक है। रिलीज अडल्ट में नहीं होगा, सिर्फ छोटे बच्चे, वो भी इन्फेंट में ही होगा, चाइल्डहुड में भी नहीं होता, ओनली इन इन्फेंसी, ठीक है। चलो इतनी रिएक्शन समझ आ गई। आगे आ जाओ, नेक्स्ट समझते हैं। इसके आगे देखो, एक बात अपन पेप्सिनोजन की भी कर रहे थे। पेप्सिनोजन भी वो ढींट टाइप का एंजाइम है जो कि सो रहा है, इसको HCl को जाके किक मार के जगाना पड़ रहा है, भाई उठ जा, ठीक है। इसको लेकर है ना HCl इतना वो नहीं है, इसको तो डायरेक्ट ही किक मारता है, उठ फटाफट, ठीक है। HCl इसको जगाकर किसमें बना देता है, पेप्सिन के अंदर। पेप्सिन क्या करता है, देखो यहाँ पे तुमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू किया, अभी पेट में तुम्हें कुछ करना है, वो है प्रोटीन का डाइजेशन। देखो जो प्रोटीन है जो आपने जिस भी फॉर्म में लिया है, खाने में लिया है, दूध में लिया है, जिस भी फॉर्म में आपने प्रोटीन लिया है, अभी इस पे पेप्सिन एक्ट करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे इसको तोड़ना शुरू कर देता है और उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, प्रोटियोसिस। अब तुम सोच रहे होंगे ये क्या है, देखो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, इसको समझो। देखो प्रोटीन जो है, प्रोटीन भी क्या है, डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, या अपन कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट है, तो छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना होगा। ओह सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। सो प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन बेसिकली
छोटी छोटी यूनिट्स से मिलके बना है। ये छोटी छोटी सी यूनिट्स हैं, देखो ये छोटी छोटी सी यूनिट है जिनको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड। ये देखो छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ गए और इन्होंने एक प्रोटीन बना लिया। ऐसे खूब सारे लंबे लंबे पूरी लंबी लंबी चेन बना लेते हैं। कौन है ये सब जो जुड़ जुड़ के बना रहे हैं कुछ कुछ? ये है अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और ये किससे जुड़े हुए हैं? ऐसे ना छोटी छोटी यूनिट, 1 2 3 4 ऐसी सारी यूनिट्स हैं, एक दूसरे से हाथ पकड़ के खड़ी हुई हैं, यानी कि एक दूसरे के बीच में बॉन्ड बना रखा है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं ये लोग, ठीक है, ऐसे बिल्कुल बढ़िया मस्त पकड़े हुए हैं और प्रोटीन बना दिया। अभी क्या है, पेप्सिन चाहता है कि इनकी ये यारी दोस्ती तोड़ दे, क्योंकि ये जब तक एक दूसरे को पकड़े रहेंगे प्रोटीन हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रह जाएगा, और अगर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रह गया तो तुम इसको यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पेप्सिन क्या करता है, इनके बीच में दरारें डाल देता है जबरदस्ती। अपन चेन तोड़ का गेम नहीं खेलते थे बचपन में? चेन तोड़ में क्या चलता था, यही होता था ना, जिसके ऊपर भी डायन आता था उसका मेन मोटिव होता था चेन को तोड़ना। सिमिलरली पेप्सिन का भी मेन मोटिव यही है, इस चेन को तोड़ना, ठीक है। और ये देखो पेप्टोन्स, पेप्टाइड, प्रोटियोसिस, ये 3 नाम भले ही तुम याद कर लो बट बहुत सिंपल है। पेप्टाइड्स का मतलब क्या होता है, ये छोटी छोटी चेन्स, ये जैसे यहाँ से टूट गया तो ये जो छोटी छोटी चेन्स बनी है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं पेप्टाइड, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। बात समझ आ गई? बड़ी चेन प्रोटीन है, चेन तोड़ के गेम से इनको पेप्सिन ने तोड़ दिया, पेप्सिन ने तोड़ के छोटी छोटी चेन्स बना दी, और इन्हीं चेन्स को अपन पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स या प्रोटियोसिस बोलते हैं। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ऐसा अपन ने क्यों किया है? क्योंकि भाई हमारा मेन मोटिव है प्रोटीन को तोड़ना। तो यहाँ पे अपन को नेक्स्ट बात जो याद रखनी है वो ये है, स्टमक में ये काम शुरू होता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, ये बात तुम याद रखना। अभी मैंने यहाँ पर एक बार भी नहीं बोला एंड होता है, सिर्फ स्टार्ट हुआ है। सबकी फाइनल पिक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन में बनती है। एक की शुरुआत यहाँ से हुई थी, एक की शुरुआत यहाँ से हुई है, बट फाइनल दी एंड इन सबका स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है, ठीक है। चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हुआ है स्टमक में। देखो स्टमक में क्या हुआ है, खाना आपका यहाँ से आया, ईसोफेगस से खाना, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर यहाँ पर है, यहाँ से ओपन हो रहा है, खाना अंदर जा रहा है, ठीक है। खाना जब अंदर जाएगा डेफिनेटली एंजाइम रिलीज होगा, गैस्ट्रिन, ठीक है। गैस्ट्रिन जाके बाकी सबको भी जगा देगा, भाई जग जाओ, सब जग जाओ, ठीक है, सब जग जाएंगे। मेन चीजें जो अपन को ध्यान देनी है, एक HCl पे, एक पेप्सिन पे, और तीसरा जो अब अपन को डिस्कस करना है दैट इज म्यूकस, ठीक है, और एक रेनिन जो बच्चों का काम है। अब देखो यहाँ पे खाना आता है तो ऐसा नहीं है खाना फटाफट निकल के इतनी स्पीड से बाहर निकल जाता है, नहीं, खाना अराउंड 3 to 4 आवर्स यहाँ पर रहता है, 3 से 4 घंटे खाना अपने पेट में रहता है, ठीक है। इस पेट में रहने के दौरान ये सब अपना एक्शन शुरू कर देते हैं। HCl का तुमको पता है, मेन काम पे आ रही हूँ मैं, मेन काम क्या है, इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव बनाना ताकि पेप्सिन आगे काम कर सके, ये इसका पहला मेन काम है। दूसरा सेकेंडरी फंक्शन क्या है, पहला सेकेंडरी फंक्शन है कि भाई यहाँ पर एसिडिक मेन जो मीडियम बना रहा है, यहाँ पर ये वाला जो एंजाइम था वो यहाँ आके इनएक्टिव हो जाता है। यहाँ कौन सा था, टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज, यहाँ के वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम कभी कभी जब खाना खा रहे हो, कभी कभी तो क्या हमेशा ही, खाना जब भी खा रहे हो, आसपास के सराउंडिंग के जो बैक्टीरिया वगैरह है ना वो अंदर एंटर कर जाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को भी बहुत बुरी तरीके से मारने का काम करता है अंदर HCl। जैसे सपोज करो तुमने खाना खाया, खाने के साथ ये छोटे छोटे बैक्टीरिया भी आ गए, ठीक है, इन बैक्टीरिया को HCl जान से मार देता है ताकि ये आगे कुछ अपने अंदर बकवास ना कर पाए, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सो HCl किल्स माइक्रोब्स ऑल्सो, जो कि आपके फूड में गलती से आ गया, इतनी बात क्लियर होगी। फिर पेप्सिन का काम अपन को पता ही है, पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को तोड़ने का काम कर रहा है, ये अपन ने डिटेल में देख लिया। एक अपन ने रेनिन देख लिया जो कि सिर्फ इन्फेंट में रिलीज हो रहा है, इतनी बात समझ आ गई। अब आ जाओ म्यूकस पे। देखो आपका पेट कंटिन्यूसली HCl रिलीज कर रहा है, HCl कोई मजाक थोड़ी है, एसिड है, और वो भी बहुत ही भयंकर वाला धुआंधार एसिड, जो कि pH कितना मेंटेन कर रहा है, 1.8 pH। आप दिन भर ना जाने कितनी बार खाना खाते हो, उतनी बार HCl रिलीज होता है, 1.8 pH मेंटेन होता है,
ठीक है, वो जितने भी एड्स आते हैं ना इनो वगैरह के, उसमें दिखाते हैं ड्रैकुला अपने पेट में आग मार रहा है, ठीक है, वो आग वाली जो सेंसेशन होती है, एसिडिटी होती है, ऐसा देखा होगा। तो दिखाते हैं ना डायनासोर यहाँ से आग मारे जा रहे हैं अपने पेट में। एक्चुअली में क्या होता है, HCl जो है इतना ज़्यादा एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है। सो डेफिनेटली अपने स्टमक को उससे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अगर हमने अपने स्टमक को प्रोटेक्ट नहीं किया, सो डेफिनेटली अगर हमने स्टमक को प्रोटेक्ट नहीं किया तो हमारा एंटायर स्टमक डैमेज हो जाएगा इससे। सो स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से म्यूकस कंटिन्यूस एक प्रॉपर लाइनिंग फॉर्म कर लेता है, लाइक दिस। म्यूकस ने क्या फॉर्म कर ली, एक प्रॉपर लाइनिंग फॉर्म कर ली। ये म्यूकस हमारे एंटायर स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा अपनी खुद की HCl सीक्रेशन से। देखो HCl नो डाउट जरूरी है पेप्सिन के एक्टिवेशन के लिए, बट HCl एसिड ही तो है अल्टीमेटली, और एसिड हमारे स्टमक को डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए म्यूकस आया, म्यूकस रक्षक बन के आया। स्टमक भाई मैं तुमको बचा लूंगा कर कर बिल्कुल मस्त लेयर बना ली इसने, इस तरीके से पूरी प्रोटेक्टिव लेयर बना ली, और इस तरीके से HCl अपना काम भी कर जाता है बट आपके स्टमक को कोई डैमेज नहीं पहुंचा पाता। क्लियर है इतनी बात। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज जो लास्ट अपन को देखनी है इसमें। एनिमेशन में देखो कंटिन्यूसली आपके पेट में कुछ कुछ हो रहा है। ये देखो, एक ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, कंटिन्यूसली यूं यूं हो रहा है, ठीक है। तो अपने स्टमक में भी कॉन्ट्रैक्शन जैसा कुछ कुछ होता है, और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट, यहाँ पे अपन इसको चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। और फाइनली आपका जो ये खाना जो यहाँ से यहाँ पहुंचा था, वो अगर इतना आया था ना, अगर सपोज वो इतना आया था, तो वो और छोटा छोटा सेमी सॉलिड सा हो जाता है। अब वो कैसा हो चुका है, सेमी सॉलिड सा, ठीक है। टूटते टूटते क्या हो रहा है, खाना पहुंचा, ये स्टमक कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे करता रहता है तो खाना और टूटता जाता है। मीनवाइल गैस्ट्रिक एंजाइम्स वगैरह, गैस्ट्रिक सीक्रेशन उसको और तोड़ दी जाती है। एंड फाइनली एक टाइम आता है जब आपका खाना एकदम सेमी सॉलिड सा हो जाता है, फुल अपने गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है, और इस टाइम पे आप इसे क्या बोलते हो, काइम। दिस इज कॉल्ड एज काइम। बस खत्म, स्टमक खत्म। अब क्या करना है, धीरे धीरे यहाँ पर अपना एक और स्फिंक्टर है जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, पाइलोरिक स्फिंक्टर। इस पाइलोरिक स्फिंक्टर को धीरे धीरे खोलते जाओ, एक साथ नहीं खुलेगा। कोई फ्लश नहीं है जो एक साथ फ्लश करके सारा सामान इधर भेज दिया, नहीं, धीरे धीरे खुलेगा। ऐसे इमेजिन करो खाना यहाँ है, थोड़े से धक्के से अपन ने इसको इधर भेजा, ठीक है। फिर अगली बार वापस गेट खुलेगा, थोड़े से धक्के से इसको उधर भेजा। धीरे धीरे इंटरवल्स में खाना आप कहाँ पहुंचाओगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाओगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, बिफोर वी मूव फर्दर एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। जैसे ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, मैंने तो सिर्फ स्टमक वाला पार्ट ही बनाया है। एंटायर एलिमेंट्री कैनाल इस तरीके से रन कर रहा है, ठीक है। जब अपन अपने एलिमेंट्री कैनाल को कट करके, ऐसे सपोज करो मैंने कट करा, और ये मैंने कट करा, और कट करने के बाद तुमको यूं दिखाया इस तरीके से, ठीक है, इसका सेक्शन दिखाया, तो सेक्शन में कुछ इस तरीके की लेयर्स होती हैं। कैसे, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं ये मेरा क्या है, ईसोफेगस है, ये वाला खाली स्पेस है बीच का, ठीक है, ये खाली स्पेस ये रहा, ये जो दिख रहा है ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब ही होता है बीच का खाली स्पेस, ठीक है। अभी ल्यूमेन से तुम बाहर की तरफ आओगे या फिर बाहर से अंदर की तरफ, वैसे अपन बाहर अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ल्यूमेन जो है, तुम समझ पा रहे हो ना, ये खाली स्पेस, ये रहा ल्यूमेन, ये खाली स्पेस जहाँ पे सारा एक्शन हो रहा है, ये खाली स्पेस हो गया ल्यूमेन। यहाँ की लेयर्स को अपन देखने वाले हैं। ये देखो, ऐसा तो नहीं है ना ये सिंगल लेयर्ड है, यहाँ की लेयर्स को अगर तुम देखोगे ध्यान से, ये यूं दिख रही है, तुमने कट करके यूं देखा है, तो आपको 4 लेयर्स दिखेंगी। कैसे याद रखो आप इसको, MS, मुझे तो ऐसे ही याद रह जाता है, इसमें कोई ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं। MS, देखो पहली वाली अंदर से आओ, म्यूकोसा, ये वाली, ये जो येलो येलो दिखा रखी है ना, दिस इज म्यूकोसा, ठीक है। तो आपका जो पेट है, अगर उस पेट को कट कर दें और कट करने के बाद पेट को यूं करके देखें, तो बीच का खाली स्पेस तो ल्यूमेन होगा। फिर इधर की तरफ जब आप बाहर की साइड आओगे तो आपको 4 लेयर्स मिलेंगी, जिसमें से सबसे पहली जो आ रही है ल्यूमेन के जस्ट पहली, दैट इज म्यूकोसा, M, ठीक है। फिर आओ
सब म्यूकोसा, सब का मतलब ही क्या होता है, हल्का सा ऊपर, तो म्यूकोसा के जस्ट नेक्स्ट वाली अंदर की तरफ, दैट इज सब म्यूकोसा। ठीक है, फिर आ गया एस। अब आ जाओ एम पे। ये वाले जो दोनों है ना, ये दोनों लेयर मिलाकर एक लेयर फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं मस्क्यूलैरिस। दिस इज कॉल्ड एज मस्क्यूलैरिस। इसकी फर्दर 2 लेयर है मस्क्यूलैरिस की। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक इनर है, एक आउटर है। हालांकि तुमको याद करने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लो। ये वाली जो बाहर की तरफ दिख रही है अपन को, एक इस तरीके से सर्कुलर दिख रही है, एक लॉन्गिट्यूडनल दिख रही है। तो बस इतना याद कर लो, मस्क्यूलैरिस में भी फर्दर 2 लेयर है। खत्म। ठीक है, अब आ जाओ बाहर की तरफ। बाहर का बिल्कुल ये जो फाइनल बाउंड्री फॉर्म कर रहा है ये, दिस इज योर लास्ट लेयर, दैट इज सेरोसा। तो क्या याद करना है, अगर आप अपनी एंटायर एलिमेंट्री कैनाल में किसी भी हिस्से को कट करके यूं करके देखोगे तो बीच का पार्ट होगा कौन सा, ल्यूमेन, खाली स्पेस जहां पे सारी एक्टिविटी चल रही है। फिर इसके इधर की साइड जो लेयर, या इधर की साइड पहली जो कवरिंग लेयर है, दैट इज म्यूकोसा। म्यूकोसा से जस्ट अंदर की तरफ सब म्यूकोसा, देन उसके बाद मस्क्यूलैरिस विच कंप्राइजेज ऑफ फर्दर 2 लेयर, एंड देन आ जाता है सीरोसा। बस चलो अब आगे चलते हैं। नाउ सी, अब अपन को खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाने से पहले हमको लिवर और पेनक्रियास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि इनका मेन काम स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो पहले इनको देख लेते हैं, उसके बाद इनका एक्शन किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा वो देखेंगे। चलो, वेरी इजी, बहुत ही इजी है, इसको देख के डरना नहीं है। देखो, पहली चीज लिवर जो है, ठीक है, लिवर आपके एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, इट इज अ एसोसिएटेड ग्लैंड। ये क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड। अगर आप एंटायर देख रहे हो जब से डायग्राम, इसे बगल में ही दिख रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में नहीं दिख रहा है, इट इज टुवर्ड्स दिस साइड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाला जो एंटायर स्ट्रक्चर, इसको अपन लिवर बोल रहे हैं। लिवर जो है वो फर्दर बीच से, ध्यान से देखो तो यहां से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक लिगामेंट है जो इसको डिवाइड कर देती है इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट बन जाता है ना, दिस फॉर्म्स योर राइट लोब, एंड ये वाला जो पार्ट है दिस फॉर्म्स योर लेफ्ट लोब। तो इन शॉर्ट ऐसा कुछ नहीं है कि लिवर अपने पास 2 है, एक ही लिवर है, बट बीच में एक लिगामेंट डिवाइड कर रहा है उसको, जिसके कारण हमारे लिवर के 2 लोब्स बन गए। लिवर एक ही है, एक राइट बन गया, एक लेफ्ट बन गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट बात तुम याद रखोगे, इनके अंदर जो लिवर की सेल्स हैं उसके लिए हम यूज करते हैं हिपेटोसाइट्स, हिपेटिक सेल्स, दोनों बोल सकते हैं। हिपेटिक वर्ड जहां पर भी आ जाए इसका मतलब लिवर की बात चल रही है। तो हिपेटिक सेल किसकी सेल्स होती हैं, हमारे लिवर की सेल्स। अब आओ इसका डिटेल थोड़ा सा देखो। देखो, ये जो बन रहा था ये हमारा लिवर है। ठीक है, ये हमारा लिवर है। ये लिवर को मैंने डिवाइड कर दिया बीच से 2 लोब्स में। इधर की साइड बन गया एक आपका राइट लोब, और इधर की साइड बन गया आपका लेफ्ट लोब। ठीक है, अब देखो, यहां से इंटरनल हिपेटिक सेल्स है, खूब सारी हिपेटिक सेल्स है। ये देखो, खूब सारी हिपेटिक सेल्स यहाँ भी है। सब क्या बना रही है, बहुत सारे काम करता है लिवर, बट हमारा अभी क्योंकि डाइजेशन से मेन मतलब है, तो हम यहाँ पे मेनली किसके बारे में कंसर्न्ड है, बाइल जूस को लेकर कंसर्न्ड है हम। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं कि हिपेटिक सेल्स भर भर के, सारी सेल्स मेहनत कर करके बाइल जूस बना रही है। ठीक है, अब बाइल जूस को लिवर से तुमको स्मॉल इंटेस्टाइन भेजना है, तो डेफिनेटली कोई रास्ता देना पड़ेगा उसको जाने के लिए। अब आप रास्ता कैसे दोगे, देखो, इधर राइट साइड से जो है, राइट साइड अपना सारा, ये सारी सेल्स मिलजुल के जितना भी बाइल बनाएंगी वो सारा किस में डाल देती हैं, अपनी इधर वाली में, राइट हिपेटिक डक्ट में। दे पोर इट इनटू राइट हिपेटिक डक्ट। ठीक है, लेफ्ट वाली बोलती है भाई हम भी तुमसे कम नहीं है, तुम भले साइज में बड़े हो, हम भी बाइल बनाएंगे। तो ये इधर लेफ्ट वाली भी सारी हिपेटोसाइट्स, जितनी भी हिपेटिक सेल्स, ये भर भर के बाइल बनाती है, बाइल जूस बनाती है, और ये सारा अपना बाइल जूस पोर कर देती है इधर की साइड। ये क्या बन जाएगा, अपना लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर होगी। आगे देखो, यहां पर हो गया हमारा राइट, इधर हो गया हमारा लेफ्ट। इतनी बात तक तो हमको क्लियर है। अब आगे देखो,
यहाँ पर आके दोनों की सीक्रेशंस एक ही जगह मिल जाएंगी। देखो वो नहीं होती नदियां ये ऐसी चलती है ना, इधर से एक नदी आ रही है, उधर से एक नदी आ रही है, यहाँ आके मिल गई, फिर यहाँ से चल रही है, फिर आगे जाके किसी और से मिल जाएगी। एग्जैक्टली सेम, यहाँ से राइट वाले पार्ट ने बना के डाला, इधर से लेफ्ट वाले पार्ट ने बना के डाला, और इधर कॉमन ओपनिंग हो गई इन द फॉर्म ऑफ कॉमन हेपेटिक डक्ट। कितना आसान है, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जुड़ के बन गया अपना कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि बाइल जो है, ये जो बाइल जूस है ना, बनाता तो लिवर है, ठीक है, बट स्टोर करने का काम हमेशा किसके पास होता है, गॉल ब्लैडर के पास। गॉल ब्लैडर क्या करता है, देखो लिवर है ना, ऐसे इमेजिन करो, जूस बना बना के भेजता है फुल, मतलब इसको कितना इजीली याद कर सकते हैं अपन। रसना पीते हो, रसना पाउडर आता है, पाउडर में पानी मिलाते हैं वो पूरा जूस बन जाता है, वैसे पाउडर होता है। ऐसे इमेजिन करो लिवर ने तो फुल जूस बनाया है, मस्त जूस। अब उस पूरे के पूरे जूस को इकट्ठा करने से बेटर क्या करता है, गॉल ब्लैडर उसमें से पानी उड़ा देता है और उसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके खुद स्टोर कर लेता है। समझ रहे हो, बात वही है, माल सेम ही है, द ओनली डिफरेंस इज थोड़ा सा पानी वानी हटा के थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके खुद ने स्टोर कर लिया। सो गॉल ब्लैडर, ये जो दिख रहा है तुमको ऐसे पोटली जैसा स्ट्रक्चर, ये क्या है अपना गॉल ब्लैडर। दिस इज आवर गॉल ब्लैडर। और ये क्या करता है, ऐसे बाइल यहाँ पे स्टोर करके बैठता है, ठीक है। अभी डेफिनेटली जब जरूरत पड़ेगी तो गॉल ब्लैडर से बाइल को निकालना पड़ेगा, तो यहाँ निकालने के लिए यहाँ पे जो पाइप दे रखा है, यहाँ का जो रोड है, इस रोड को हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है। इधर राइट था, इधर लेफ्ट था, फिर इधर नीचे की तरफ गॉल ब्लैडर लटका हुआ है, इधर सिस्टिक डक्ट है, ठीक है। और इधर तुमको पता ही है कॉमन हेपेटिक डक्ट बन ही चुका है। यहाँ पे दोनों एक साथ हो जाते हैं, देखो यहाँ से इधर की नदी और यहाँ से इधर, दोनों का एक कॉमन पैसेज बन जाता है और ये कहलाता है कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर है, कॉमन बाइल डक्ट फाइनल है जहां पे अभी बाइल जाएगा आगे, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात। अब आ जाओ तुम नेक्स्ट साइड पे, ये पेनक्रियाटिक डक्ट, इसको 2 मिनट होल्ड रखो, अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी अपन को। बाइल का तो क्लियर हो गया, पैसेज क्या है, इधर राइट वाला, इधर राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों मिलके क्या बन गए, कॉमन हेपेटिक डक्ट। इधर से गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट, दोनों मिलके ये हेपेटिक डक्ट और ये मिलकर क्या बन गए, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। फिर इधर आगे चल जाओ, यहाँ पर आके होल्ड कर दो, बस इसके आगे अभी अपन देखने वाले, इतनी बात क्लियर है। अब इधर देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ये सारी चीज जो मैंने बताई, राइट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, इधर से सिस्टिक डक्ट, इधर आके मिल गया अपना मेन, ये देखो ये रहा अपना कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ पर आ गया, ठीक है। इधर से जो पेनक्रियाज है ना, वो भी अपना सारा सामान बना रही है मस्त, इधर से खूब इकट्ठा कर रही है, इधर खूब सारी सेल्स है लाइक दिस, यहाँ पर इसको भी अभी अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे पेनक्रियाज की सेल्स है ऐसी, ये पेनक्रियाज की सेल भी बना बना के डाले जा रही, इधर डाले जा रही, और ये आ गया। देखो यहाँ से दोनों लिवर और पेनक्रियाज डिसाइड करते हैं कि भाई अलग अलग क्यों चले, एक साथ ही चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको कैसे याद करोगे, देखो तुम कहीं पार्टी में जाते हो, ठीक है, डेफिनेटली कोई भी पार्टी में अकेला नहीं जाना चाहता, सब ये चाहते हैं यार साथ मिल जाए कोई अपन को, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन के वहां पे धुआंधार पार्टी है, ठीक। लिवर सोचता है यार मैं अपने बाइल को अकेला क्यों भेजूं, मैं पेनक्रियाज के साथ भेज देता हूँ, तो पेनक्रियाज भी रेडी हो जाता है, ठीक है भाई अपन दोनों साथ में चल लेंगे। तो लिवर का बाइल सीक्रेशन और पेनक्रियाज का बाइल सीक्रेशन दोनों आ रहे हैं क्योंकि दोनों को जाना है एक ही जगह, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दोनों एक ही ओपनिंग से इधर ओपन हो जाते हैं, ये लो इधर की साइड एक ही ओपनिंग से ओपन हो जाते हैं, और वो ये ओपनिंग फाइनली कहाँ एंटर कर रही होती है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि इधर ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया और यहाँ पे इसकी ओपनिंग हो जाएगी। बस कुछ नहीं, नाम रख लो, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, इसका नाम ये होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हेपेटो मतलब लिवर और पेनक्रियाटिक डक्ट कॉमन हो गया, ठीक है। इस तरीके से एंटायर पैसेज चलता है, लिवर और पेनक्रियास फाइनली जाकर एक साथ ही ओपन हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इतनी बात क्लियर। अब इसी चीज को यहाँ पे देख लो, ये देखो ये रहा लिवर चल रहा है, इधर से पेनक्रियास चल रहा है, और ये फाइनली आ गया देखो हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। डेफिनेटली इनकी एंट्री पे स्वागत करने के लिए गेट खोलने वाला कोई होना चाहिए, सो डेफिनेटली यहाँ पर भी हमारे पास एक स्फिंक्टर है, और इस स्फिंक्टर का नाम है अपना, इधर लिख रहे हैं अपन, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है।
क्लियर है। यहाँ पे भी ऐसे मुंह उठा के दोनों नहीं घुस जाएंगे, यहाँ पे भी गेट खुलेंगे, प्रॉपर स्फिंक्टर खुलेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे इनकी ओपनिंग होगी। तो बस देख लो एक बार डायग्राम ध्यान से देख लो, जितनी मार्किंग मैंने बताई है उतनी याद रखनी है। सिस्टिक डक्ट वाली, सिस्टिक डक्ट ये देखना है, ये वाला पार्ट देखना है, ये अपन ने देख ही लिया। डिओडेनम ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। चलो आगे चलो, बस बस इतना ही है, फाइनल एंड कर दो, इससे ज्यादा कोई मार्किंग्स याद नहीं करनी। तो एक बेसिक पैसेज अपन को समझ आ गया किस तरीके से लिवर का बाइल जूस और पेनक्रियास का पेनक्रियाटिक जूस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अब एक बार क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि अपन ने लिवर स्टार्ट किया था तो लिवर के काम को खत्म कर लेते हैं। लिवर हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही काम नहीं करता, बाइल जूस बनाने का काम नहीं करता, 85 काम है हमारे लिवर के पास। लिवर खूब सारी जिम्मेदारियां ले लेके बैठा हुआ है। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ एक ही काम कर रहा है, इट्स अ मल्टीटास्किंग ऑर्गन। तभी तो लिवर खराब हो जाता है, लोगों की डेथ हो जाती है ना। हालांकि वो तो किसी में भी हो सकती है, बट स्टिल चलो काम देखते हैं। पहला तो अपना भाई, क्योंकि अपन डाइजेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो बाइल जूस बनाने का काम होता है। तो ये क्या बनाता है, बाइल जूस। बाइल जूस की कमाल की बात क्या होती है जो याद रखनी है, पहला बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, ये पहली बात याद कर लो, ठीक है। इस जूस में कोई एंजाइम नहीं है, फिर भी ये कमाल करेगा, ठीक है। सेकेंड बात, अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात करो तो इसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है। वाटर तो सब जगह होगा, देखो भाई जहां जहां लिक्विड बनाना है तुम्हें चीज को, वाटर डालना पड़ेगा, ठीक है। सो वाटर, फिर बाइल सॉल्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक। फिर क्या डाल दोगे, बाइल पिगमेंट्स डाल दोगे, ठीक है। सब समझ आ रही हूँ मैं। पिगमेंट्स के बाद इसमें थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल होगा, एक्सेट्रा, ठीक है। वापस सुनो, बाइल जो जूस है इसमें क्या क्या होता है, पहले तो पानी डालो, पानी में थोड़ा सा बाइल सॉल्ट डालो, बाइल सॉल्ट में इसमें रंग डालने के लिए पेनक्रियाटिक पिगमेंट डाल दो, और उसके बाद उसमें लास्ट कोलेस्ट्रॉल डाल के चला दो, ये बन गया तुम्हारा बाइल जूस, ठीक है। इसमें से काम का माल क्या है, वाटर काम का है डेफिनेटली भाई, वाटर की तो जरूरत है ही। बाइल सॉल्ट्स काम के, बट बाइल क्या करता है, देखो बाइल के पास ना दो कचरे हैं, बाइल पिगमेंट्स आर व्हाट, दे आर वेस्ट, ठीक है। अभी बाइल सोच ही रहा है कि मैं इसको कैसे अपनी बॉडी से बाहर निकालूं। बाइल ने सोचा, देखो मैं बाइल जूस, लिवर ने सोचा मैं बाइल जूस तो भेज ही रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, थोड़ा सा कचरा भी हाल के हाल भेज ही देता हूँ। तो बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनो इनका नाम, बिलिरुबिन, पहला है बिलिरुबिन, दूसरा है बिलीवर्डिन। ये दोनों कतई काम की चीजें नहीं है, ये एकदम फालतू चीजें हैं अपनी बॉडी के लिए। बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन एकदम वेस्ट है। तो बाइल के साथ साथ लिवर होशियारी से अपना वेस्ट भी टिका देता है। इसका रीजन क्या है, उसको पता है अल्टीमेटली चीज जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो मटेरियल है रिमेनिंग वो जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली आप उसको धक्का मार के बॉडी से बाहर फेंक दोगे। जब फाइनली तुम सब कुछ बाहर फेंक ही रहे हो तो इस बेचारे के भी दो कचरे ले ही जाओ, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, क्लियर है। सो बाइल में जो वेस्ट है, याद रखना है आपको, बाइल पिगमेंट्स आर वेस्ट, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, इनको कहाँ से निकाल देते हैं अपन, स्टूल्स के साथ इनको भी बाहर निकाल देते हैं, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आ गया, देखो ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल पूरा का पूरा ही हमारे लिए बेकार होता है, नो, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बेकार होता है, डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल भी काम का है, बट जैसे हमारी ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में जाके जब कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से डिपॉजिट होने लग जाता है ना, तब दिक्कत है। ऐसे ब्लड वेसल्स में, या आपका ये हार्ट है, इस हार्ट में, हार्ट ऐसा नहीं होता बट स्टिल अभी समझाने के लिए, ऐसे जहां जहां कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होती है वो एक दिक्कत की बात है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी दो टाइप का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, कभी फ्री डिस्कस करेंगे अपन। सो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर होता है इस बाइल जूस में, क्लियर है, पहला काम क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। सो फर्स्ट वर्क क्लियर हो गया, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसके एक एक वर्ड का मतलब मैं समझाऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। देखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब है कार्बोहाइड्रेट की ही बॉडी में किस तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है, किस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट को संभालते हैं। देखो डेफिनेटली सिंपल सी बात है, तुम ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नपा तुला
कार्बोहाइड्रेट रोज खा रहे हो, दिन भर में जितना तुमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए उतना ही तुम खा रहे हो, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी तुम अपनी बॉडी को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट दे देते हो, कभी कभी कम ले लेते हो, होता है ना। कभी कभी तो अपन ज्यादा ही खा के आ जाते हैं, ठीक है। फास्ट फूड जिस दिन खाते हैं बहुत ही ज्यादा खा लेते हैं, कभी लौकी की सब्जी बन जाती है बहुत ही कम खाते हैं, ठीक है। सो हम अपनी बॉडी को एग्जैक्ट अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट नहीं देते, फ्लक्चुएट करते रहते हैं हम। तो बॉडी ने कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करना सीख लिया, संभालना सीख लिया, कैसे संभाले वो, ठीक है। तो पहली चीज तुम देखो, पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है ग्लाइकोजेनेसिस, सेकेंड वर्ड है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं चारों। देखो पहली बात तुम याद करो, कार्बोहाइड्रेट को जब आप लेते हो फाइनली तोड़ के क्या बना देते हो, ग्लूकोज, ठीक है। तो ब्लड में जो फॉर्म घूम रही है कार्बोहाइड्रेट की वो कौन सी होगी, ग्लूकोज। जब तुमको ग्लूकोज नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो गया, तो तुम स्टोर कर देते हो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जैसे अपन खाना बनाते हैं, कुछ बढ़िया डिश बन जाती है और अपने पास ज्यादा है तो हम उसे कभी फेंकते नहीं, अपन क्या करते हैं फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं। सिमिलरली बॉडी को भी पता है भाई ग्लूकोज बहुत काम की चीज है, जरूरी नहीं है रोज ही मुझे इतना ही ग्लूकोज मिले, तो आई शुड नॉट वेस्ट इट। और फाइनली क्या करता है, बॉडी लिवर में स्टोर कर देता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज, ठीक है। तो आपकी बॉडी में दो ऐसी जगह हैं जहां आप अपने ग्लूकोज को स्टोर्ड फॉर्म में रखते हो, यानी कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में रखते हो। एक जगह है लिवर और कुछ अमाउंट में आप अपनी मसल्स में भी स्टोर करते हो। तो ये दोनों जगह याद होनी चाहिए, लिवर एंड मसल्स। क्लियर है। अब आगे देखो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पहला वर्ड लिखा हुआ है ग्लाइकोजेनेसिस। देखो जेनेसिस वर्ड का जब भी आ जाए, देखो जेनेसिस कितना इजी याद करना। जेनेसिस हिंदी में ना बर्थ देने को बोलते हैं जन्ना, जनना ही बोलते हैं, है ना। सो जन्ना मतलब बनाना, समझ आई। सो जेनेसिस मतलब होता है फॉर्म, बनाना, ठीक है। ग्लाइको वर्ड क्या है, देखो ग्लूकोज से साउंड कर रहा है या ग्लाइकोजन से साउंड कर रहा है, ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन बनाना इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। इजी, वेरी इजी। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, जेनेसिस मतलब बनाना। तो जिस दिन भी तुम दबा दबा के खाना खा लेते हो और खूब सारा ग्लूकोज अपनी बॉडी में ले जाते हो, तो बॉडी उस ग्लूकोज को वेस्ट नहीं करती, उस ग्लूकोज को वो लिवर में स्टोर कर देती है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो क्योंकि तुम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहे हो, दैट इज वाई इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। क्लियर है। अब आगे देखो, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जब भी बायो में वर्ड लाइसिस आ जाए, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन। लाइसिस वर्ड का मतलब ही क्या होता है, ब्रेक डाउन। देखो ग्लाइको वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन ग्लाइकोजन को। सो ग्लाइकोजन का टूटना इज द नेक्स्ट थिंग, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब ये कब होगा, देखो जिस भी दिन तुम बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाते हो, फास्टिंग करते हो, ठीक है, या किसी दिन ऐसा भी आता है काम में इतने व्यस्त हो गए कि खाना ही नहीं खा पाए, ठीक। ऐसी सिचुएशंस में फास्टिंग के टाइम पे या खाना नहीं खा पाए जिस भी रीजन से, आपके ब्लड में, जैसे ये आपका ब्लड घूम रहा है, ये अपनी ब्लड वेसल्स है और ये रहा मेरा ब्लड, ठीक है। ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा क्योंकि भाई मैंने कुछ खाया ही नहीं। अगर मैं सुबह से कुछ खाऊंगी ही नहीं तो मेरी बॉडी पचाएगी क्या, और पचाएगी नहीं तो ग्लूकोज कहाँ से लेकर आएगी। सो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। इसकी डिटेल्ड मैकेनिज्म मैं तुम्हें जब अपने हार्मोन्स पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी, बट अभी बेसिक याद रख लो। ग्लूकोज की कमी हो चुकी है, बॉडी सेल्स कह रही है भाई ग्लूकोज दे दे वरना हम एनर्जी नहीं बना पाएंगे। तो उनको अगर एनर्जी बनानी है सो दे नीड ग्लूकोज। तो सारी की सारी बॉडी की सेल्स ना सैड हो गई क्योंकि इनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा, ठीक है। इस कंडीशन में बॉडी के पास एक और मैकेनिज्म है जिसमें वो ग्लूकोज लाके देगी। कैसे, जिस दिन तुमने ज्यादा खाना खाया था, ठीक है, उस दिन ग्लूकोज बचा था जिसको बॉडी ने अपने फ्रिज लिवर में स्टोर कर लिया था ग्लाइकोजन में। एकदम सही समय आ चुका है जब आपके स्टोर्ड ग्लाइकोजन को अब हम यूज करेंगे। तो एग्जैक्टली यही होता है, लिवर में ये जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड था ना, इसी को अपन निकालते हैं। देखो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, तोड़ना, तो अब हम ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे और ग्लाइकोजन को तोड़ के अपन क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज। तो क्योंकि आप ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना रहे हो, वापस से आपका ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो इस स्टेप को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इजी, कितना इजी है, इन नाम से जनरली सब डरते हैं बट ये
इतना इजी मतलब होता है इन सब का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो नियो वर्ड तुम याद रखोगे नया, ठीक है। नॉर्मल ग्लूकोज जो है उससे हटके अगर किसी फॉर्म से आप ग्लूकोज बना रहे हो, जैसे तुम प्रोटीन से ग्लूकोज बना रहे हो, बॉडी ऐसे जादू भी करती है, प्रोटीन से ग्लूकोज बना देती है, फैट से ग्लूकोज बना देती है, और ये बहुत गंदी सिचुएशंस है। बॉडी को ऐसा गंदा वाला जादू बहुत गंदी सिचुएशंस में करना पड़ता है, जब तुम बहुत खा ही नहीं रहे हो, स्टारवेशन में चले गए, तो ये अच्छी चीज नहीं है अपनी बॉडी के लिए। बट फिर भी बॉडी के पास जब कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता, एक बात याद रखेंगे, बॉडी नॉर्मल सिचुएशन में हमेशा एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट यूज करती है। बॉडी को जब भी एनर्जी चाहिए तो नॉर्मल केसेस में किसको यूज करेगी, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज ग्लाइकोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। फिर जब बॉडी के पास कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है तब वो यूज करना शुरू करती है फैट। करते हैं ना लोग डाइटिंग, डाइटिंग क्यों करते हैं लोग, इसलिए करते हैं कि भाई हम खाएंगे नहीं तो हमारा ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा, फिर हमारी बॉडी फैट को यूज करना शुरू करेगी एनर्जी के लिए। तो यही है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज किसी नए सोर्स से बनाना, नॉन कार्बोहाइड्रेट चीज से बनाना, इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। इजी। तो यहाँ पर क्या होगा, फैट से बॉडी बनाएगी कार्बोहाइड्रेट। फिर तुम एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाओ, तुमने देखा होगा ना, पहले तो लोग डाइटिंग की सिचुएशन की बात करें, फिर हम आ जाते हैं एक एक्सट्रीम सिचुएशन जहां पे लोगों का और ज्यादा पतले होते जाते, हड्डियां ही दिखने लग जाती। उस एक्सट्रीम कंडीशन में, स्टारवेशन की कंडीशन में, उनकी बॉडी एक्चुअली में प्रोटीन को यूज कर रही होती है, तो बहुत ही गंदी सिचुएशन होती है। मैल न्यूट्रिशन कहते हैं इस सिचुएशन को, मैल न्यूट्रिशन। कुपोषण का शिकार होते हैं ऐसे लोग, ठीक है, जिनको बेचारों को बिल्कुल ही खाना नहीं मिल रहा। इस मैल न्यूट्रिशन की कंडीशन में बॉडी प्रोटीन से भी एनर्जी निकाल रही होती, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो सीक्वेंस याद करनी है, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स है, कुछ कमी आने पे फैट एनर्जी सोर्स होगा, और बहुत ही गंदी सिचुएशन में प्रोटीन एनर्जी सोर्स बन जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलो लास्ट वर्ड पे आ जाते हैं जो कि बहुत इजी है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजन का नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट से हटके किसी और फॉर्म से बनना। देखो ये कितना आसान है। अभी तुम पढ़ोगे एरोबिक रेस्पिरेशन मेरे साथ। एरोबिक रेस्पिरेशन जो अपन पढ़ेंगे तो अपन बॉडी के लिए नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। फिर क्योंकि तुमने थोड़ा तो पढ़ ही रखा होगा तो यू माइट नो इट कि हमारी बॉडी में विग्रस एक्टिविटी के टाइम पे लैक्टिक एसिड बनता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। लैक्टिक एसिड बनता है ना अपनी बॉडी में। इस लैक्टिक एसिड का आगे क्या होता है, तुम में से कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचा, आज सुन लो। लैक्टिक एसिड अपनी बॉडी के अंदर जो मसल्स में बनता है, यहां से उसको पहुंचाया जाता है लिवर के पास, ठीक है। लिवर में उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में बना दिया जाता है, ठीक है। सो लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन का बनना इज कॉल्ड एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्लियर है। चलो चारों वर्ड का मतलब क्लियर है, यानी कि सेकेंड फंक्शन भी क्लियर है अपन को। आ जाओ नेक्स्ट फंक्शन पे। देखो यूरिया फॉर्मेशन तुमको पता है, डेफिनेटली पढ़ी रखा होगा। नाइट्रोजिनस वेस्ट की 3 फॉर्म होती है, जिसको अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे एक्सक्रीशन टॉपिक में। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। इतना तुमको पता है, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, तो इसको खूब सारे पानी में घुलना पड़ता है, भर भर के पानी में घुलना पड़ता है। इतना पानी सिर्फ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास है, तो वो ही अफोर्ड कर सकते हैं अमोनिया बनाना। हम जैसे नॉर्मल प्राणी यूरिया ही निकाल पाते हैं। क्यों? यूरिया अमोनिया के कंपैरिजन में कम टॉक्सिक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा कम पानी में मिलाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। पानी कम चाहिए, डेफिनेटली हमारे पास पानी इतना नहीं है कि दिन भर अपन अमोनिया ही घोलते रहे। सो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, अमोनिया से यूरिया बनाती है। ये बात तुमको शायद पता हो या नहीं हो, हमारी बॉडी में भी अमोनिया ही बनता है। उस अमोनिया को लिवर में कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर। सो यूरिया फॉर्मेशन भी होता है लिवर के अंदर। और अगर इसका नाम जानना चाहते हो तो इस साइकिल को बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, स्टोरेज ऑफ फैट। फैट भी स्टोर करने का काम करता है। तो बहुत सारे लोग जो दमादम अल्कोहल वगैरह पीते रहते हैं ना, उनके लिवर में भी फैट स्टोर होता जाता है। अल्कोहल आपके लिवर को बहुत गंदी तरीके से बर्बाद करता है। जितने भी लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका लिवर इसलिए भी डैमेज हो जाता है क्योंकि लिवर की सेल्स नॉर्मल फंक्शन करना छोड़ देती हैं, धीरे धीरे मरने लग जाती हैं लिवर की सेल, और वो एक्सट्रीम कंडीशन कहलाती है लिवर सिरोसिस। लिवर
सिरोसिस, ठीक है। ये कब होता है? जब अल्कोहल कंजम्पशन एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है, लिवर खराब हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, जितने भी विटामिन वाले अपने फैट सोल्यूबल विटामिन है ना, ए डी ई के, B12, ये सब अगेन लिवर में जाकर स्टोर हो जाते हैं। देखो एक बात सुनो, हमारे पास 2 टाइप के विटामिन होते हैं, वी आर हैविंग 2 टाइप ऑफ विटामिन। एक विटामिन होते हैं हमारे, एक विटामिन होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन, जो कि फैट वाले मीडियम में सोल्यूबल होते हैं। कौन कौन आता है इसके अंदर? ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा वाटर सोल्यूबल, पानी में मस्त घुल घुल के पानी में घुल जाता है, बी एंड सी इसमें आते हैं। हालांकि तुम सोचोगे बी फिर यहाँ आता है तो फिर इधर क्यों आ गया, ये एक याद रख लेना कि B12 इस कैटेगरी में लिवर में स्टोर हो जाता है। सो ए डी ई के हमारी बॉडी के फैट सोल्यूबल विटामिन हैं और बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। सो खाली B12 इधर की साइड से इधर ले आओ, बाकी सब स्टोर हो जाते हैं अपने किसमें? लिवर में। सो विटामिन जो स्टोर हो रहे हैं वो कौन से वाले हैं? फैट सोल्यूबल, प्लस एक याद कर लो B12, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, सिंथेसिस ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है? देखो तुम्हारा ब्लड मस्त बॉडी में घूम रहा होता है, ऐसा होता है कि ब्लड नॉर्मल कंडीशन में अंदर जाके जम गया, ऐसा तो नहीं होता ना मेरा ब्लड जम गया यहाँ पर, ऐसा नहीं होता नॉर्मल सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक एंटी कोआगुलेंट होता है। एंटी कोआगुलेंट का मतलब क्या होता है? जो ब्लड को जमने नहीं देता। देखो एक तो होता है जो ब्लड को जमा दे, जैसे जब हमारे चोट लग जाती है तो ब्लड जम जाता है उस साइड पे, ठीक है। एक होता है हमारी बॉडी के अंदर एंटी कोआगुलेंट, जो कि ब्लड को जमने नहीं देता। अगर ब्लड जम गया तो क्लॉट बन जाएगा अंदर, तुमने सुना होगा ना, इनके क्लॉटिंग हो गई बॉडी के अंदर ही, तो वो तब होता है जबकि एंटी कोआगुलेंट काम करना बंद कर देता है। सो हेपेरिन इज अ एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट इसका मतलब है जो कि आपके ब्लड को अंदर जमने ना दे, उसको धमाधम मस्त भगवाए, वो है अपना हेपेरिन। क्लियर है। लास्ट फंक्शन देख लो, डिटॉक्सिफिकेशन। देखो डी वर्ड का मतलब होता है हटाना, टॉक्सिफिकेशन में टॉक्सिक वर्ड का मतलब होता है टॉक्सिक कंपोनेंट हटाना। तो जितने भी अपन कचरा खा लेते हैं, कचरा का मतलब अपन कचरा तो नहीं खाते, बट येस डेफिनेटली वी आर टेकिंग हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडी। एन नंबर ऑफ ऐसी चीजें ले लेते हैं अपनी बॉडी के लिए जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, लिवर उन सबको हटाता है। सो डिटॉक्सिफिकेशन इज द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज डन बाय लिवर। सो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? अपन अपनी बॉडी से जितना भी टॉक्सिक कंपोनेंट है वो भी लिवर के थ्रू ही हटवाते हैं। क्लियर है इतनी बात? आजकल चलता है ना कितना फैशन में डिटॉक्सिफिकेशन वाली डाइट, ये वो। अगर अच्छा खाना खाओगे, बिल्कुल बढ़िया खाना खाओगे, अच्छी जिंदगी जियोगे, तो डिटॉक्सिफिकेशन आपका लिवर खुद ही कर देता है, कोई दिक्कत नहीं आती। क्लियर है? चलो लेट्स मूव ऑन। हमने यहाँ पे सारा लिवर के बारे में देख लिया, लिवर के फंक्शन के बारे में देख लिया। अब हम देख लेते हैं पेनक्रियास के बारे में। ओके, पेनक्रियास पे आते हैं। हालांकि पेनक्रियास को हमें एक बार और पढ़ना पड़ेगा जब हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो कुछ पार्ट अभी अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो पहली बात तो पेनक्रियास दोनों एक्टिविटी करता है, एंडोक्राइन एक्टिविटी भी करता है और एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी करता है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का क्या मतलब होता है रियल, ये मैं तुम्हें हार्मोन्स के टाइम पे बताऊंगी। अभी तुम बस इतना याद कर लो, एंडोक्राइन एक्टिविटी भी कर रहा है और एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी कर रहा है। वहां पे क्या टॉपिक रेलेवेंट है तो काफी इजीली डिटेल अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। सो अभी याद कर लो दोनों एक्टिविटी करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात तुम याद रखोगे, जैसे कि ये अपना पेनक्रियाज है, इसका क्रॉस सेक्शन है। इस पेनक्रियाज के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती हैं। ये देखो बाहर ऐसे जो फूल बना बना के बैठी है ना, लाइक दिस, ये बाहर फ्लावर जैसा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर बनाने वाली सेल्स कहलाती हैं एसिनी सेल्स। दीज आर कॉल्ड एज एसिनी सेल्स, ठीक है। और बीच में ये जो बीच वाली जो सेल्स दिख रही हैं, जिनको अपन को हार्मोन्स के टाइम पे डिटेल में पढ़ना है, ये सारी सेल्स मिला के कहलाती हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। स्पेलिंग दिख रही हुई होगी, मैं दिखा देती हूँ, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। पेनक्रियाज में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक है हमारी एसिनी सेल्स और दूसरी बीच में जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, दीज आर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। जो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड हरकतें कर रही हैं, दीज आर एसिनी सेल्स, यानी कि ये कौन सी सेल्स है हमारी? एक्सोक्राइन। अभी तुम प्लीज याद कर लो कि एसिनी सेल्स एक्सोक्राइन काम कर रही है। अब इसका क्या मतलब होगा थोड़े टाइम में समझ आ जाएगा, ठीक है। सो एसिनी सेल्स एक्सोक्राइन एक्टिविटी कर रही है और ये पेनक्रियास जो है किस तरीके से डाइजेशन से रिलेटेड है? एसिनी सेल्स प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस।
एक बार वापस सुनो। पेनक्रियाज में दो टाइप की सेल्स हैं, एक है एसिनी सेल्स जिससे अभी हमें मतलब है, क्यों? क्योंकि वो डाइजेशन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि एसिनी सेल्स एक बहुत ही बढ़िया जूस बना रही है जिसका नाम है पेनक्रियाटिक जूस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल डाइजेशन स्टेप के लिए। क्लियर है इतनी बात? दूसरी जो बीच में ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसका काम हम पढ़ेंगे कब? जब हम हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर होगी? नेक्स्ट जो बात याद रखनी है वो ये है, एसिनी सेल्स एक्सोक्राइन एक्टिविटी करती है और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन एक्टिविटी करती है। इतनी बातें बस दिमाग में ठुसा लो, आगे समझ आ जाएगा क्या है। ठीक है? सो कंक्लूजन, एसिनी सेल्स, पेनक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन, तीन वर्ड याद होने चाहिए। चलो आगे चलते हैं। ये रहा अपना पेनक्रियाज, ये देखो ऐसा पत्ती जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये रहा अपना पेनक्रियाज। यहाँ पर है खूब सारी एसिनी सेल्स भर भर के, खूब सारी। ठीक है? और ये सब यहाँ से बना बना के अपना जूसेस इनमें डालती जाती है और ये फाइनली देखो इधर आ रहा है मेन जूस। मेन जूस ये देखो यहाँ आके रिलीज हो गया। ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट। और उधर से ये लिवर से भी इधर से आ रहा है, देखो दिख नहीं रहा पर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ के इसके साथ ज्वाइन कर जाता है और ये फाइनली बन जाता है हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इसको लेके कतई टेंशन नहीं लेंगे, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हार्मोन वाले टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, फटाफट देख लो, एक एक का काम तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो पेनक्रियाटिक जूस में पहला होता है काइमोट्रिप्सिनोजिन। याद रखोगे जहां जहां नोजिन नोजिन आ जाए इसका मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म है, जैसे कि पेप्सिनोजिन, नोजिन मतलब इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आओ देखो काइमोट्रिप्सिनोजिन, नोजिन अगेन मतलब इनएक्टिव फॉर्म, ये तुमको याद करने पड़ेंगे नाम। प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, यहाँ देखो प्रो वर्ड आ गया, प्रो का मतलब भी क्या होता है? इनएक्टिव। तो दो बातें दिमाग में घुसा लो, एक है प्रो इनएक्टिव फॉर्म होती है और एक नोजिन इनएक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, और ये प्रोटीन के डाइजेशन से रिलेटेड होती है प्रो और नोजिन। ठीक है, आगे देखो अमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लिएजेस, बस नाम पढ़ लो, काम एक एक के अभी अपन को समझ आने वाले। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आ जाओ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये देखो यहाँ से स्टमक से कंटेंट धीरे धीरे अंदर आना स्टार्ट हो रहा है और ये रहा स्टार्ट हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इतना ज्यादा घुमा हुआ स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबा ट्यूब होता है, अराउंड 6.5 मीटर लंबा होता है, बट हमारी बॉडी में डेफिनेटली इतनी सी जगहों में अकोमोडेट करना है तो खूब सारा राउंड कॉइलिंग बन जाती है ताकि ये इतनी लंबी ट्यूब यहाँ पे प्रॉपर्ली एडजस्ट हो सके। ठीक है, फिर इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन, बाहर वाली का नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों है? जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है। इसका रीजन है इनका डायामीटर डिफरेंट है। इसका डायामीटर अगर तुम देखोगे यूं प्रॉपर्ली ट्यूब को काट के यूं करके देखोगे तो इसका डायामीटर छोटा होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? स्मॉल इंटेस्टाइन। इधर लार्ज, ये जो लार्ज है ना, ये जो अपन अभी देखेंगे, इसका डायामीटर कंपैरेटिवली काफी बड़ा होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? लार्ज इंटेस्टाइन। इसलिए इनका नामकरण स्मॉल एंड लार्ज किया गया है, जबकि असली में लंबाई स्मॉल की लंबी होती है, लार्ज की छोटी होती है। क्लियर है? चलो आगे आओ। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम फर्दर 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट है इसके। देखो पहला जस्ट जो स्टमक से स्टार्ट हो रहा है, ये इनिशियल वाला, जो यहाँ इनिशियल वाला पार्ट है ना, दिस इनिशियल पार्ट, इसको हम बोलते हैं डियोडेनम। जैसे ही जो अपन देख रहे थे ना इतनी देर से पेनक्रियाज वगैरह जहां पे ओपन हो रही थी, ये देखो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जहां ओपन होता है, यही रीजन था हमारा डियोडेनम रीजन। ठीक है, नेक्स्ट जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं जेजुनम रीजन। ठीक है, और फाइनली जो लास्ट, ये जो लास्ट कॉइलिंग वाला रीजन दिख रहा है ना, दिस, ये जो अंदर एंटर कर रहा है यहाँ पे, दिस रीजन इज कॉल्ड एज इलियम। तो आपके पास 3 है, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। ये कोई मलयालम पिक्चर के नाम नहीं है, हमको याद करने पड़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डियोडेनम है, दूसरा पार्ट जेजुनम है और फाइनल जो तीसरा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में खुलने वाला है वो है इलियम। इजी। चलो आगे चलते हैं। अब देखो तुम्हारी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन जैसी दिखती है वैसी है नहीं, बहुत ही मजेदार है अंदर से। बाहर से तुमको क्या दिख रहा है? घुमावदार खूब सारा दिख रहा है तुमको। ठीक है, अब ध्यान से देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने सीधी करी, मेरी जो घुमावदार स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको मैंने सीधी करके रखी। ठीक, और उस सीधी में हल्का से जैसे यहाँ से अपन ने कट लगा दिया, ये देखो यहाँ से अपन ने कट लगा दिया और कट लगा के मैंने यूं खोल दिया। समझ रहे हो तुम?
पाइप में मैंने यूं कट लगा दिया और कट लगा के मैंने इसको यूं खोल दिया पाइप को, तो मुझे बिल्कुल सीधा दिखेगा। अब क्या होता है, जब आप अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को कट लगा के देखते हो तो अंदर इस तरीके की सर्कुलर फोल्ड्स आते हैं कंटिन्यूअसली, सर्कुलर फोल्ड्स। ये जो सर्कुलर फोल्ड्स आ रहे हैं, इसको इधर भी देखो, ये देखो यहां से खुली हुई है, ये देखो फिर सर्कुलर फोल्ड्स दिख रहे हैं सर्कुलर फोल्ड्स, ठीक है। इन सर्कुलर फोल्ड्स को इधर तो नहीं लिख रहा, चलो इधर ही लिख लेते हैं। तो उस इमेज में थोड़ा सा ब्लैक था इसलिए मैंने नेक्स्ट इमेज कर दी। ये आपकी इंटेस्टाइन थी, ठीक है। इंटेस्टाइन को पार्ट कट करके आपको यूं खोल के दिखाया था, जिसमें आपको यूं सर्कुलर फोल्ड्स दिख रहे थे, ठीक है। उन सर्कुलर फोल्ड्स को हम बोलते हैं वॉल्व ऑफ कर्करिंग। ये जो सर्कुलर फोल्ड्स बने ना, इन्हीं को इतना भारी नाम दे दिया वॉल्व ऑफ कर्करिंग, ठीक है। ये सर्कुलर फोल्ड्स को, उन सर्कुलर फोल्ड्स को भी तुम जूम करके देखोगे ना, जैसे मैंने सपोज करो एक सर्कुलर फोल्ड को जूम करके देखा, ये रहा, ठीक है। इस पे मुझे इस तरीके के कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर दिखेंगे, लाइक दिस। इस तरीके के कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिन्हीं को मैं बोलती हूँ विलाय। मतलब मैं तो क्या, सभी बोलते हैं विलाय, ठीक है। एक बार वापस सुनो इस कॉन्सेप्ट को। ये रही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको कट करके मैंने जब देखा तो कंटिन्यूअस सर्कुलर फोल्ड्स आ रहे हैं। इन सर्कुलर फोल्ड्स को जब तुम इधर देख रहे हो, ये देखो यूं जा रहा है सर्कुलर फोल्ड, ठीक। इस सर्कुलर फोल्ड को हम वॉल्व ऑफ कर्करिंग बोलते हैं। इस वॉल्व ऑफ कर्करिंग को भी जब तुम एक फोल्ड को देखोगे, इस फोल्ड में कंटिन्यूअस मस्त वाली इस तरीके की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं विलाय। तो इमेजिन करो तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इतनी सी जगह में, जैसे ये खुल रही है पाइप, एक फोल्ड उसमें खूब सारा विलाय, फिर दूसरा फोल्ड उसमें खूब सारा विलाय, तो कितना सारा जगह बन गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये स्पेशल फीचर है कि इनके पास भर भर के विलाय होते हैं। फिर चलो विलाय के ऊपर भी अगर तुम स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे ना, लाइक दिस, देखो ये रहा तुम्हारा विलाय, ये रहा, देखो पीछे तक ध्यान से देखो, विलाय विलाय दिख रहे होंगे। तो ये एक नहीं, कंटिन्यूअसली खूब सारे होते हैं, खूब सारे। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, दे इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। ऐसा क्यों करते हैं, देखो यहाँ पर फाइनल स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम क्लाइमैक्स है, यहीं पे तुम्हें डाइजेशन खत्म करना है और यहीं पे फाइनली तुम्हें एब्जॉर्प्शन करना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट इवेंट्स फाइनली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होने हैं। तो डेफिनेटली स्मॉल इंटेस्टाइन तो मजेदार होनी ही चाहिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने खुद को इतना मजेदार अरेंज कर रखा है कि यहाँ पे डाइजेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और यहीं पे एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो आगे, इतना अपन समझ चुके। अब एक और बात देख लो, अगर विलाय को भी जूम करके देखा जाता है ना, विलाय को भी, एक विलाय को भी अगर जूम करके देखो ना, तो विलाय के ऊपर भी आपको खूब सारे माइक्रो विलाय दिख सकते हैं, लाइक दिस। विलाय के ऊपर भी माइक्रो विलाय होते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। समझ आ गई? तो विलाय के ऊपर माइक्रो विलाय, ताकि खूब अखंड सरफेस एरिया बढ़ जाए। ठीक है, आगे देखो, एक विलाय का स्ट्रक्चर दिखा रखा है इन्होंने, ध्यान से देखना इस विलाय के स्ट्रक्चर को। ये रहा विलाय का स्ट्रक्चर, ये देखो ये प्रॉपर वो दिखा रखी है विलाय। विलाय के अंदर प्रॉपर ब्लड वेसल्स हैं, देखो जो रेड से दिखा रखी, जो आपको रेड से दिखा रखी है वो देखो ऑक्सीजन रिच ब्लड चल रहा है, जो ब्लू से दिखा रखा है वो CO2 रिच ब्लड चल रहा है, और बीच में जो ग्रीन दिखा रखी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन वाली तुम याद रखना, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं लैक्टेल। दिस इज कॉल्ड एज लैक्टेल। अगर इसी को मैं तुम्हें बना के बताऊं तो ये कुछ इतना सिंपल है, डरने की कतई जरूरत नहीं है। ये रहा हमारा एक विलाय, ठीक है, बना लिया विलाय। आगे देखो, इधर की साइड अपना चल रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लो चल गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इधर की साइड जब ब्लड एक्सचेंज वगैरह हो जाएगा, सो डेफिनेटली एक्सचेंज के बाद वो कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, ये लो। बीच में नेटवर्क क्रिएट हो जाएंगे इनके, ठीक है, ये लो नेटवर्क भी क्रिएट कर देते हैं अपन, ये इनके बीच का नेटवर्क बन गया, ओके। और इसी के बीच में आपकी एक इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक सिस्टम की एक स्ट्रक्चर रन कर रही होती है, जिसे हम बोलते हैं ये जो बीच में ग्रीन सा दिखाया ना मैंने, दिस इज कॉल्ड एज, ये जो बीच में रन कर रहा है दिस इज कॉल्ड एज लैक्टेल। थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, दिस इज कॉल्ड एज लैक्टेल, और ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। इतना जोर क्यों दिया गया है लैक्टेल पे, क्योंकि ये अभी जाके फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, इसलिए मैंने इतना एम्फेसिस मारा है। सो ये आपका
ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट और ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट। क्लियर है? विलाय बिल्कुल क्लियर है। अब आगे चलते हैं। चलो अब बिल्कुल इजी एंड अप ही करने वाले हैं अपन, इतना इजी पार्ट आ चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अपन को डाइजेशन कंप्लीट करना है, तो डिओडेनम में धुआंधार परफॉर्मेंसेज होती हैं। देखो क्या क्या होती है, तुमको याद है क्या क्या अपने पास आ चुका है? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट 30% डाइजेस्ट होकर आया है। वो 30% जो डाइजेस्ट होकर आया है वो किस फॉर्म में आया है? माल्टोस की फॉर्म में आया है। ठीक है, तो 30% माल्टोस डाइजेस्टेड फॉर्म में आया है। फिर अपने पास रिमेनिंग अभी 70% कार्बोहाइड्रेट है जो कि डाइजेस्ट होना बाकी है। ठीक है, ये तो माउथ का हाल है। नेक्स्ट आ जाओ, अपने पेट में क्या हुआ है? पेप्टोन्स वगैरह बन गए, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, प्रोटियोसिस, ये पेट का हाल है। फैट को तो अभी तक अपन ने छेड़ा ही नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं, अभी दिक्कत ही नहीं, फटाफट छिड़ेगा। देखो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के जो सब यूनिट्स हैं उनसे। प्रोटीन को अपन ने स्टमक में ब्रेक डाउन किया था, प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस, पेप्टाइड्स, इन्हीं में डिवाइड किया था। और कुछ प्रोटीन भी रह गया होगा जो कि अनडाइजेस्टेड रहा होगा। ये सारे जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो तीन तीन जाबाज एंजाइम्स इस पे हमला बोल देते हैं। देखो ध्यान से सुनना, लास्ट स्टेप है जो थोड़ी सी हार्ड है, बस फिर तो सब इजी है। देखो अभी याद है आपको पेनक्रियाटिक जूस जो था उसमें क्या था? ट्रिप्सिनोजन था, ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, नेक्स्ट था काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है, और तीसरा था प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है, देखो ध्यान से, ट्रिप्सिनोजन को आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक सीक्रीशन होता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एंटेरोकाइनेज। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एक एंजाइम रिलीज करता है, एंटेरोकाइनेज। एक्चुअली में क्या होता है ना, ये तीनों भी सोए हुए फॉर्म में आते हैं। मैंने तुमको बताया था इनएक्टिव फॉर्म्स होते हैं, इनके पास इतनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है और ये तीनों के तीनों सोए हुए आए हैं। तो इंटेस्टाइन को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बोलते हैं यार एंटेरोकाइनेज जाओ बेटा इन सबको उठा के आओ। ठीक है, तो एंटेरोकाइनेज क्या करता है? बड़े भाई को उठा देता है। इनमें से सबसे बड़ा भाई है ट्रिप्सिनोजन, उसको जाके उठाकर उसको एक्टिव फॉर्म में कर देता है ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन उठता है, अच्छा उठ गया। ठीक, ट्रिप्सिन जैसे उठता है वो अपने छोटे भाइयों को उठा देता है। इसके छोटे भाई कौन है? काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, और इन दोनों को भी एक्टिव फॉर्म में कर देता है जिसको हम बोलते हैं काइमोट्रिप्सिन। नोजन हटा के ट्रिप्सिन कर दो, और प्रोकार्बोक्सीडेज में से सिर्फ प्रो हटा दो, बाकी कार्बोक्सीपेप्टिडेज सेम चलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ना याद करने की बातें आ गई, कुछ नाम अपन को याद होने ही चाहिए। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज में से सिर्फ प्रो वर्ड हटाना है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज सेम चलना है। काइमोट्रिप्सिनोजन में से बस नोजन हटा दो, काइमोट्रिप्सिन सेम चलेगा, और ट्रिप्सिनोजन में से भी नोजन हटा दो, ट्रिप्सिन सेम चलेगा। तीनों के तीनों प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब देखो ऊपर वाली स्टेप, प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटियोसिस, ये जो स्टमक से जो हाल आया इसको फाइनल ब्रेकडाउन अभी अपन करेंगे। ये तीनों मिलके अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं इनको तोड़ने के लिए। ठीक है, और फाइनली इनको तोड़ देते हैं डाईपेप्टाइड में। देखो डाई वर्ड का मतलब क्या होता है? दो, और दो यूनिट हो जाती हैं डाईपेप्टाइड। तो अब ये इतनी बड़ी जो चेन आ रही थी ना उसको फाइनली ऐसे तोड़ दिया इन्होंने, ये दो दो अमाइनो एसिड्स की यूनिट बना दी। ये देखो दो दो अमाइनो एसिड्स की यूनिट बन गई। बस अब तो कितना आसान है, इतनी बड़ी से तुमने इतनी बना दी, इतनी से तुमने दो बना दी, और अब फाइनल नेक्स्ट स्टेप में आप उसको एक कर दोगे। क्लियर है? प्रोटीन क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट आओ आप अपने कार्बोहाइड्रेट के हालचाल देखो। देखो सिर्फ 30% माल्टोस की फॉर्म में आया था, बाकी रिमेनिंग 70% तो अनडाइजेस्टेड ही है। तो यहाँ पर अमाइलेज देखो इजी है, लाइपेज मतलब लिपिड, लिपिड पे एक्शन करने वाला। लाइपेज जो है वो लिपिड पे एक्शन करता है। अमाइलेज जो है वो, अमाइलेज वर्ड जहां पे भी आ जाए स्टार्च से रिलेटेड है, तो ये स्टार्च पे एक्ट करता है। तो स्टार्च को फर्दर अमाइलेज तोड़ देता है डाइसेकेराइड में। डाइसेकेराइड भी क्या है? वही दो यूनिट, जैसे माल्टोज है ना, माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड, तो ये लो ये दो यूनिट जो है ना इन्हीं को हम बोलते हैं डाइसेकेराइड। ये लो यहाँ पे भी दो दो यूनिट बन गई। तो तुम देख रहे हो बड़ी बड़ी चेनों को तोड़ के अब फाइनली हम दो की यूनिट में लेके आ रहे हैं। इजी, वेरी इजी। अब आ जाओ फैट पे। फैट को समझने से पहले तुमको चंद बातें समझनी पड़ेंगी। देखो पहली बात, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो माहौल है, अभी ऊपर जो खाना आ रहा है वो एसिडिक माहौल से आ रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन का माहौल स्पेशली मेंटेन किया जाता है एल्कलाइन मीडियम पे। तो यहाँ पे जो मीडियम रहेगा दैट विल बी एल्कलाइन। तुम 7.8 pH मान सकते हो अराउंड। ठीक है,
7.8 to 8 pH मान सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन का। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का इतना बढ़िया एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करने का श्रेय जाता है हमारे होनहार बाइल जूस को। जो बाइल जूस लिवर में बना था, उसका सबसे पहली जिम्मेदारी यही थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर यहाँ पे माहौल एल्कलाइन क्रिएट करना, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है, फैट पे कोई एक्शन ही नहीं कर पाता, अभी तक फैट को छेड़ा ही नहीं किसी ने, तो बाइल जूस कहता है वेट, आई टेक दिस टास्क, और मैं फैट को थोड़ा छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो ऐसे बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, इमेजिन करो ऐसे बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं। बाइल जो होता है वो उसको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, बड़े बड़ों को छोटे छोटे में कन्वर्ट कर देता है। देखो छोटा करने का रीजन क्या है, जितना बढ़िया वो छोटा होगा उतना इजीली आगे तुम इसको तोड़ पाओगे। सो बड़े से अपन इसको यूनिट कर दी छोटी, और फाइनली ये जो है ये अपन लिख देते हैं सिंपल या ब्रेक डाउन करने के बाद ग्लोब्यूल। सिंपल ग्लोब्यूल, ये कॉम्प्लेक्स ग्लोब्यूल, ठीक है। ये बड़े बड़े हाथी जैसे बड़े बड़े लोग हैं जिनको तो कोई तोड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा, और बाइल जूस ने इसको तोड़ दिया छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। और ये काम किसने किया अपने, बाइल ने। समझ आई तुमको? फैट को अभी तक किसी ने नहीं छेड़ा था, फैट को बाइल कहता है मैं छेड़ूंगा, ठहरो तुम शांति रखो। बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल को पहली बात तो वो छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में करता है। इसका रीजन है लिपिड जो है, यानी कि फैट और लिपिड तुम मतलब समझ लो एक ही है। लाइपेज कहता है कि मैं फैट को तोड़ना तो चाहता हूं, बट मैं इतने बड़े हाथी जैसे फैट पे एक्ट नहीं कर सकता, प्लीज बाइल भाई तुम इसको थोड़ा छोटा करो। तो बाइल कहता है ठीक है मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, इसके आगे की जिम्मेदारी तेरी, तू जाने, ठीक है। सो आफ्टर इमल्सिफिकेशन लाइपेज जो है ये इस फैट को तोड़ने की हिम्मत कर लेते हैं, ठीक है भाई, फाइनली तोड़ देते हैं। सो फैट जो है इन लाइपेजेस की मदद से आगे टूटते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइग्लिसराइड। देखो डाई वर्ड जहां पर भी आ जाए मतलब दो, तो यहाँ पर भी ये 2 यूनिट्स बन चुकी है, देखो ये 2 यूनिट्स बन गई, ठीक है। और यहाँ पर इसी के आगे इसी स्टेप में एनसीईआरटी ने तो मोनोग्लिसराइड भी बना दिया। चाहो तो तुम इस स्टेप को यहाँ पर रोक सकते हो, सिर्फ डाइग्लिसराइड तक ही पढ़ लो, क्योंकि इसके आगे भी एक और स्टेप करनी है। सो तुम इसको यहीं तक ही याद रखो बस। फैट जो है लाइपेजेस ने किसमें तोड़ दिए, डाइग्लिसराइड, क्योंकि मैं चाहती हूँ सब इवन चले। अभी तक अपन प्रोटीन को डाइपेप्टाइड बना चुके हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम डाइसैकेराइड बना चुके हैं, तो फैट को भी तुम डाई की यूनिट में रखो, डाइग्लिसराइड बना दो, मोनो मत बनाओ अभी, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। फिर तुम खाने में खाते हो, अब देखो ये वाला पॉइंट ना बड़े लोगों को कंफ्यूज करता है, न्यूक्लिक एसिड खाने में कहाँ से आ गया। देखो तुम सब्जी खा रहे हो या रोटी खा रहे हो या कोई एनिमल खा रहा है, जो भी खा रहा है, तुम अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म की सेल खा रहे हो, उस सेल में न्यूक्लिक एसिड भी होगा, तो आपकी बॉडी उस न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करती है, और उसके लिए उसने स्पेशल एंजाइम लिया है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिएजेस। एक और बात मैं तुमको याद दिलाना चाहूंगी, एजेस वर्ड जहां जहां जिस भी एंजाइम में एजेस वर्ड आ जाए उसका काम भी तोड़ना होता है। देखो एज एज एज, इसका काम भी क्या होता है, आरी लेके शुरू हो जाता है, ये मस्त ऐसे ना, वो कारपेंटर लोगों की आरी होती है ना, बस वो लेके शुरू हो जाता है ये भी तोड़ना, ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिएजेस तोड़ देता है न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। अच्छा चलो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड भी समझ ही लो क्या होते हैं। देखो ये डीएनए है, डीएनए, ठीक है। डीएनए छोटी छोटी यूनिट्स से बनता है, ऐसे छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो जुड़ जुड़ के बनाती हैं आपका डीएनए। ये छोटी यूनिट्स कहलाती हैं न्यूक्लियोटाइड। ये छोटी यूनिट्स क्या कहलाती हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है, कुछ भी नहीं है, जैसे ये है अपना न्यूक्लियोटाइड है। इस बंदे के एक हाथ में तो नाइट्रोजनस बेस होता है और एक हाथ में फॉस्फोरस होता है। जैसे मैं सपोज करो न्यूक्लियोटाइड हूं, तो मेरे एक हाथ में तो नाइट्रोजनस बेस होगा और एक हाथ में मेरे फॉस्फोरस होगा, तब मैं कहलाऊंगी न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे खूब सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के क्या बना देते हैं, आपका डीएनए बना देते हैं, ठीक है। सो आपका न्यूक्लिएजेस पहले तो उन यूनिट्स को तोड़ता है, सिंपल है ना, ये जुड़ के बना रहे ना, इनको तोड़ो, लो तोड़ दिया, न्यूक्लियोटाइड बन गए, क्लियर है। तो यहीं तक स्टेप याद करेंगे, आगे की स्टेप में नेक्स्ट में बताऊंगी, क्लियर है। सबको अपन छोटी छोटी यूनिट्स में लिया है, बस अब फाइनल स्टेप क्या करनी है, फाइनली अब इनको फाइनल यूनिट बना देना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइन है ना, वो फाइनल एक जूस रिलीज करती है जिसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस।
आपकी इंटेस्टाइन खुद एक जूस रिलीज करती है जिसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, और इसी इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है, ध्यान से सुनो, सक्कस एंटेरिकस। इसी इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस इन सारे डाई पाई को ना तोड़ ताड़ के सिंगल यूनिट में ले आता है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, प्रोटीन तुमने डाईपेप्टाइड फॉर्म में रखा था, डाईपेप्टाइड को फाइनली, बस कुछ भी नहीं, इजी है, डाईपेप्टाइड के पीछे एजेस लगा दो, डाईपेप्टिडेजेस, क्लियर है। डाईपेप्टिडेजेस इसको फाइनल यूनिट बनाता है अमाइनो एसिड की। ये लो, एक बंदा आ गया अमाइनो एसिड का, क्लियर है। इतनी देर से जो लंबे चौड़े खूब यूनिट जुड़ जुड़ के चल रही थी ना, सबको धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते फाइनली किक आउट करके हमने एक अमाइनो एसिड बना दिया, ठीक है। 3 फॉर्म्स हैं, अपन को तीनों याद करनी पड़ेंगी। देखो, माल्टोज जो है, माल्टोज को तोड़ने वाला कौन होगा? माल्टेज होगा। माल्टेज उसको 2-2 यूनिट में तोड़ देता है, मतलब जैसे माल्टोज है ना, ये माल्टोज है, ये माल्टोज है, ठीक है। ये 2 यूनिट है ना, ये एक्चुअली में दोनों भाई हैं, एक ग्लूकोज ये रहा, एक ग्लूकोज ये रहा। जैसे ही माल्टोज जो है ये टूटता है माल्टेज की हेल्प से, ये सिंगल सिंगल बन जाते हैं, ये एक ग्लूकोज बन जाता है, ये दूसरा ग्लूकोज बन जाता है। देखो अब दोनों फ्री हैं, आजाद पंछी हैं, दोनों इधर उधर इजिली ब्लड में मूव कर सकते हैं। सेकंड पे आओ तुम, लैक्टोज, जो अपन दूध पीते रहते हैं मस्त, है ना। सो लैक्टोज के अंदर अगेन ये 2 यूनिट से मिलके बना हुआ है, तो ये इसी तरीके का यूनिट है। लैक्टोज को तोड़ने वाला ओज हटा के एज लगा दो, लैक्टेज एंजाइम हो जाएगा। और लैक्टेज जिन 2 यूनिट से बना हुआ है, ये देखो, एक ग्लूकोज यूनिट होती है और एक इस तरीके की गैलेक्टोज यूनिट होती है। जैसे ही लैक्टेज इसको तोड़ेगा, ये अगेन दोनों सिंगल सिंगल यूनिट बन जाएंगे, एक ग्लूकोज की यूनिट आ जाएगी, एक गैलेक्टोज आ जाएगा। और फाइनली अपन आते हैं तीसरे पे, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम क्या होगा? सुक्रेज, ओज हटा के एज लगा दो, सुक्रेज एंजाइम आ जाएगा। सुक्रेज अगेन 2 यूनिट से बना हुआ है, एक ग्लूकोज की यूनिट होती है और एक फ्रक्टोज की, जो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही सुक्रेज इसको तोड़ेगा, एक यूनिट निकल जाएगी ग्लूकोज की इस तरीके की, ठीक है, और एक निकल जाएगी फ्रक्टोज की इस तरीके की। सो तीनों सेपरेट हो गए। ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों अपन को याद होनी चाहिए। माल्टोज 2 ग्लूकोज की यूनिट से बना हुआ है, लैक्टोज एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज की यूनिट से बना हुआ है, सुक्रोज एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज की यूनिट से बना हुआ है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आ जाओ, अपन न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे थे, याद है अपन ने जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था तो लास्ट हमने एंड किया था कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियेजेस तोड़ रहे थे, ठीक है। न्यूक्लियेजेस ने तोड़कर उसको न्यूक्लियोटाइड्स में कर दिया था। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी, देखो, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स को फर्दर कोई तोड़ने वाला आने वाला है तो उसके पीछे एजेस लगा दो, न्यूक्लियोटाइड एजेस, ठीक है, सिंपल है ना। न्यूक्लियोटाइड के पीछे एजेस लगा दो, न्यूक्लियोटाइड एजेस, ठीक है। ये इसको कन्वर्ट कर देगा न्यूक्लियोसाइड्स में। अब न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है? देखो, ये तो यूनिट मिलके बना रही थी, ये न्यूक्लियोटाइड्स की खूब सारी यूनिट मिलके क्या बना रही थी? तुम्हारा डीएनए इस तरीके का, ठीक है। डीएनए से अपन आगे थे न्यूक्लियोटाइड पे। एक हाथ में इसके क्या था? नाइट्रोजन, और एक हाथ में ये क्या लेके बैठा था? फॉस्फोरस, ठीक है। अभी अपन इसको कन्वर्ट करने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड्स में। साइड में क्या होता है? इसका एक साइड हटा दो, साइड हटा दो, देखो नाम से पता चलता है न्यूक्लियोसाइड, तो एक साइड हटा दो, और वो जो साइड अपन हटाने वाले हैं वो है फॉस्फेट। तो अब ये बेचारा एक हाथ के साथ बस एक पर्चा लेके खड़ा हुआ है नाइट्रोजन का, ठीक है। यही होता है अपना न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। और फाइनली जब तुम न्यूक्लियोसाइड्स को भी तोड़ोगे तो अगेन एजेस लगा दो, न्यूक्लियोसाइड एजेस। इजी है, पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें लाइन से पूरा याद करना पड़ेगा, 2 बार पढ़ोगे अपने आप सीक्वेंस सेट हो जाएगी। और फाइनली आपको मिल जाता है शुगर एंड बेसिस। ये देखो, ये जो बैठा है ना, ये जो बीच में स्माइल करता हुआ दिख रहा है, ये शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेसिस है। बस तुम इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? एक शुगर आ जाएगा, एक बेसिस आ जाएंगी, ठीक है। ये जो टॉपिक अभी मैंने बोला न्यूक्लिक एसिड के लिए, जिस किसी को भी समझ नहीं आया उसको कतई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। एज इट इज ये सेम लाइन अपन रिपीट करेंगे डिटेल में जब अपन जेनेटिक्स पढ़ेंगे। तो ये लाइन अगर किसी को ऐसे नहीं समझ आ रही कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जस्ट अभी इतना याद कर लो किस तरीके से टूट रहा है, किस तरीके से डीएनए फॉर्म करता है, बस इसका उल्टा करना पड़ेगा। देखो, जब अपन डीएनए बनाएंगे ना, उल्टा करेंगे, शुगर और बेस को जोड़ के अपन न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट लगा के ये बना देंगे अपन न्यूक्लियोटाइड, और खूब सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के डीएनए बना देंगे। तो सीक्वेंस रिवर्स कर देंगे अपन। समझ आई तुम्हें बात? यही सीक्वेंस जो अपन याद कर रहे हैं टूटने वाली, इन्हीं को जोड़ जोड़ के अपन डीएनए बना देंगे, जो अपन जेनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
और अब आ जाओ आखिरी में फैट पे, जिसको मैंने छोड़ा था किस पे, डाइग्लिसराइड में। और डाइग्लिसराइड को फाइनली लाइपेजेज, इसकी सोल जिम्मेदारी लाइपेजेज ही लेता है। देखो पहले लिपिड के बड़े नखरे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो आके टूटता है, इसकी जिम्मेदारी किसी और को नहीं दी जाती। कहते हैं लाइपेजेस तुम ही संभाल पाओगे बेटा, इसको तुम ही संभालो। सो लाइपेजेस इसको फाइनली ब्रेक डाउन कर देता है फैटी एसिड्स प्लस ग्लीसरॉल। ये 2 यूनिट्स होती हैं, ये दोनों यूनिट्स मिला के आपके लिपिड बनाती है। क्लियर है? डाइजेशन खत्म, आपने सबको सबसे छोटी यूनिट्स में लिया है, इससे छोटा कुछ नहीं है। इससे छोटा आप ग्लूकोज को अब आप सेल में ही कर सकते हो, अब यहाँ नहीं कर सकते। तो ये फाइनल हो गया आपका डाइजेशन। आप चलो आगे देखो, डाइजेशन अपन कंप्लीट कर चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। अब अपन को करना है एब्जॉर्प्शन। देखो हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है मेन वाला, बट अपना ये जो माउथ है, स्टमक है, ये कुछ कुछ चीजें एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट माउथ में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है। देखो माउथ में कुछ ड्रग्स, जैसे दवाइयां वगैरह नहीं खाते कुछ लोग अपने, कहते हैं कि यार यहाँ पर दवाई इधर की तरफ खानी है, इधर रखकर टंग के नीचे डिसॉल्व हो जाती है। तो कुछ जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स का मतलब यहाँ पे दवाइयां हैं, वो दवाइयों के कॉम्पोनेंट माउथ में ही आप एब्जॉर्ब कर लेते हो। ठीक है, ये वाली बात याद रखोगे, कुछ ड्रग्स। फिर इधर आ जाओ, स्टमक के केस में आप क्या करते हो, जो पानी पीते हो तो पानी आप इजीली यहीं से एब्जॉर्ब कर लेते हो बहुत सारा। फिर अल्कोहल पीते हैं ना जो लोग, वो भी यहीं के यहीं एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर सिंपल शुगर का मतलब क्या होता है, देखो जिस किसी को भी चक्कर आते हैं तो क्या होता है, फटाफट पानी में ग्लूकोज डाल के पी लेता है वो। ऐसा तो नहीं खाना रोटियां तोड़ने बैठ जाता उस टाइम पे, ऐसा तो नहीं होता। सो सिंपल शुगर का मतलब यहाँ पे ग्लूकोज है। तो जैसे तुम्हें चक्कर आते हैं, पानी और ग्लूकोज इसलिए पीते हो क्योंकि वो इजिली स्टमक ही एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फटाफट आपकी सेल्स के पास पहुंच जाता है। क्लियर? फिर और स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन तो मेन पार्ट है जहाँ पे सब कुछ ही एब्जॉर्ब होगा। तो ये यहाँ पे सारी पंचायती जो लिख रही है ना, ये मेन एब्जॉर्प्शन साइट है। मेन एब्जॉर्प्शन यहीं पे होगा। जिन भी चीजों को अपन ने अभी सिंगल यूनिट में तोड़ा था, उन सबको अपन को यहीं एब्जॉर्ब करना है। और लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली 2 ही चीजें एब्जॉर्ब होती है, एक तो वाटर और कुछ मिनरल जो छूट जाते हैं, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हो पाए थे वो हो जाते हैं। प्लस अगर आप कोई ड्रग्स वगैरह ले रहे हो, ड्रग्स का मतलब यहाँ पे मेडिसिन ही है, मेडिसिन का कुछ कंपोनेंट जो बाकी कहीं जगह नहीं एब्जॉर्ब हो पाया वो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या याद करना है, माउथ में कुछ ड्रग्स, स्टमक में तुम याद करोगे वाटर, सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज, अल्कोहल, स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ, लार्ज इंटेस्टाइन में पानी, मिनरल्स प्लस कुछ ड्रग्स। क्लियर है? ये आपका एंटायर एब्जॉर्प्शन समरी है जो आपकी बॉडी में होती है। अब बस अपन को फाइनल क्या करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कराना है। देखो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रही विलाय, ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थी जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विलाय। अभी मैंने तुमको बताया था विलाय का एक स्ट्रक्चर जूम करके कि यहाँ पे इस तरीके की कैपिलरीज चल रही हैं इंटरनली, ये चल रही है, एक इधर से ये आ रही है, फिर बीच में लैक्टेल रन कर रही है इस तरीके से। ठीक है, ये वापस क्यों बनाया है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अपन को याद करने, ये लो इनके कनेक्शन बना लो। ठीक है, एक विलाय बनाई हमने। अब क्या होगा, जब यहाँ से आपके ये डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट मूव करेंगे ना, देखो यहाँ से ये मूव करेगा, सारा इधर से मूव करेगा, ये न्यूट्रिएंट मूव करेंगे, तो यहाँ से ये इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। होगा क्या, यहाँ पे ब्लड असली में आया है विलाय को, ब्लड को ऑक्सीजन वगैरह देने, यहाँ से ब्लड आ रहा है इसको ऑक्सीजन देने, साथ के साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है भाई जाते जाते ये सामान भी ले जा दूं। ठीक है, ब्लड क्या है, एक कैरियर ही है, कोरियर वाला बंदा है, डिलीवरी वाला बंदा है आपकी बॉडी के अंदर। सो वो यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाने आया है ब्लड के थ्रू। ठीक है, इसी टाइम पे यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट घूम रहे होते हैं ना, इनको एब्जॉर्ब करके दे दिया जाता है ब्लड को। तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो खाली हाथ आया है, उसके पास न्यूट्रिएंट नहीं है। बट यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, वो खूब सारे न्यूट्रिएंट लेके जाएगा जो कि बाकी बॉडी की सेल्स को बाद में दे दिए जाएंगे। वापस सुनो, विलाय में जो ब्लड सप्लाई हो रही है, ये आ रहा है आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजन दे रहा है। विलाय कहता है वेट तू काम का सामान भी ले जा, न्यूट्रिएंट भी आ जाते हैं, CO2 भी दे देता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है उसमें न्यूट्रिएंट एंड CO2 दोनों है। ठीक है, तो ये बात तुमको समझ आ गई, तो बाकी सब हो जाएंगे। एक आ जाओ फैट पे, फैट के थोड़े नखरे ज्यादा ही हैं। देखो फैट इजीली सोल्यूबल नहीं होता, तुमको पता है, फैट सोल्यूबल तो होता नहीं है। जब भी तुम पानी में घी वी डाल के देखते हो, कोई सोल्यूबल होता है क्या, नहीं होता। सो फैट इज नॉट सोल्यूबल। तो फैट के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहली बात तो फैट के छोटे छोटे से ना यूनिट्स बन जाती हैं इस तरीके की, जो एब्जॉर्ब्ड फैट है ना उनकी यूनिट्स बन जाती है जिन्हें हम बोलते हैं मिसल।
फिर फाइनली इन मिसल के ऊपर अपन ने ना प्रोटीन की कोटिंग लगा देते हैं इस तरीके से। जैसे ये मिसल है, इसके बाहर अपन ने ऐसे प्रोटीन की कोट लगा दी है, प्रोटीन के कोट। चॉकलेट पैक करते हैं ना अपन, चॉकलेट को जो पैक करते हैं तो बाहर उसकी कवरिंग लगाते हैं। सिमिलरली ये तो फैट की मिसल है और इसके बाहर अपन ने प्रोटीन की कोटिंग लगा दी ताकि फिर ये इनसोल्यूबल ना रहे और इजीली सोल्यूबल हो जाए। तो फैट क्या है, इनसोल्यूबल है, इसको अपन इजीली डायरेक्ट ब्लड में नहीं डाल सकते, तो इसके लिए अपन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस अपनाते हैं। पहले ये फैट की यूनिट्स हैं छोटी छोटी, इनको मिसल्स फॉर्म में बना देते हैं। मिसल्स के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग लगा देते हैं, चॉकलेट की कवरिंग हो गई। अब फाइनली ये एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है। तो इसको एब्जॉर्ब कौन करता है, लैक्टेल। इट इज फर्दर एब्जॉर्ब्ड बाय लैक्टेल। और लैक्टेल क्या करेगा, यहाँ से वही लिम्फेटिक सिस्टम पूरा रन करेगा और लिम्फेटिक सिस्टम फाइनली, तुमको पता है लिम्फेटिक सिस्टम फाइनली जाके किस में ओपन हो जाता है, ब्लड में। और ये फाइनली आपका कंपोनेंट ब्लड में चल जाता है। क्लियर है, यही थोड़ा सा समझाने लायक था, बाकी तो सब इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्लियर है, सो वी आर डन विद स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आ जाओ लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत ही सिंपल सा पार्ट रह गया, 2 मिनट का पार्ट है अब तो। चलो लार्ज इंटेस्टाइन पे आ जाओ। देखो ये रही अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कर रही है और यहाँ पे ये देखो इलियम है, इलियम ही एंटर कर रही है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पर एक और वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं इलियोसीकल वॉल्व, जो कि फाइनली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करवाता है रिमेनिंग कंपोनेंट्स को। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इट इज फर्दर डिवाइडेड। पहला पार्ट जो होता है इतना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सीकम। फिर ये एंटायर, ये जो रन कर रहा है, एंटायर ये जो रन कर रहा है ना, इसको हम बोलते हैं कोलन। और जो लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है, इतना तो नहीं, इतना, इसको हम बोलते हैं रेक्टम। तो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसी की तरह लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 में डिवाइडेड है, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम के नीचे तुम लोग ध्यान से देखो, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है हमें, छोटा सा जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स, जो कि हमारे अंदर किसी भी काम का नहीं है। और अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, इट्स अ वेस्टिजियल यानी कि बिना काम का फोकट ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन। ये किसी जमाने में ह्यूमंस के अंदर काम आता था, बट जैसे जैसे हमने इवॉल्व किया अब हमारे अंदर कुछ भी काम का नहीं है वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, आगे आओ। सीकम के अंदर कुछ नहीं, आगे बढ़ाओ। यहाँ से कोलन, कोलन का ना सिंपल सा फंडा है, देखो ऊपर जाती हुई असेंडिंग है, इधर जाती हुई ट्रांसवर्स है, नीचे जाती हुई डिसेंडिंग है। तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, नीचे वाली डिसेंडिंग। क्लियर है, आप ध्यान से सुनो यहाँ पर क्या होगा। पहली बात तो ये जो फोल्डिंग्स अपन को दिखती है ना लार्ज इंटेस्टाइन में इस तरीके की, इन फोल्डिंग से जो पाउचेस बन रहे हैं, देखो छोटे छोटे पाउचेस, इनको हम बोलते हैं होस्ट्यूरा। क्यों बनते हैं, क्या बनते हैं, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, बस अपन को याद रखना है कि जो पाउचेस बनते हैं इनको हम बोलते हैं होस्ट्यूरा। अब क्या होता है, यहाँ से जब आपका फाइनली जो भी कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन से आया वो यहाँ से पास ऑन करता जाएगा ऊपर, यहाँ से पास ऑन करता जाएगा। जैसे जैसे वो पास ऑन करता जाएगा, यहाँ पे कोई मेजर डाइजेस्टिव एक्टिविटी तो होनी नहीं क्योंकि सब कुछ हो ही चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, वो ये है, या इस खाने में से फाइनली वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, प्लस कुछ जो मिनरल्स बच जाते हैं वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, प्लस अगर कोई ड्रग्स केमिकल्स वगैरह हैं वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। और फाइनली कचरा आगे पहुंचता इस तरीके से यहाँ आता जाता है और रेक्टम में ऐसे स्टोर होता जाता है, स्टोर होता जाता है। ये क्या बन गया, आपका फीसिस बन गया। अब ये कतई काम का आइटम नहीं है, ये बिल्कुल कचरा है अपने बॉडी के लिए। सो फीसिस को हम टेम्परेरी टाइम के लिए रेक्टम में स्टोर कर देते हैं। और फाइनली लास्ट स्लाइड पे आते हैं। फाइनली ये जो पार्ट होता है, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, एनस। इस एनस के थ्रू हम इस फीसिस को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, बस खत्म। एनस के थ्रू फाइनली इस कचरे को बाहर फेंक देते हैं। लास्ट बात ये याद रखनी है, एनस को भी रेगुलेट करने के लिए स्फिंक्टर होते हैं जिनको हम एनल स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम, एनल स्फिंक्टर। ठीक है, 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। देखो तुम खुद ही इमेजिन कर सकते हो, अगर तुम्हें फीकल एक्सक्रीशन करने का, ईजेशन करने का मन होता है, एक्चुअली ये एक्सक्रीशन नहीं ईजेशन स्टेप है ना, तो थोड़ा तो अपन कंट्रोल भी कर सकते हैं। कोई ऐसे घूम रहा फिर रहा हो, एकदम से उसको फीकल मैटर निकालने की इच्छा करे तो थोड़ा सा तो वो कंट्रोल कर सकता है ना। वो क्यों कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इसके पास 2 स्फिंक्टर है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। अंदर वाला जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो इनवॉलंटरी। बाहर का जो स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, उससे वो कंट्रोल कर सकता है, तो थोड़ा बहुत वो अपनी इच्छा से रेगुलेट कर सकता है। तभी तो जब आपको वॉशरूम दिखेगा तभी तो आप फीकल मैटर निकालने जाओगे, ऐसे थोड़ा ना हर कहीं शुरू हो जाते हो। सो दिस इज एंटायर ऑल अबाउट अपना न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। इसके आगे अब हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस।
चलो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। पहली बात तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। अपन सबको पता है एनाबॉलिक क्या होता है। यहाँ पे एडिशन होके चीजें बनती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक स्पेशल फीचर है ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स का। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, जादुई पिगमेंट्स, क्लोरोफिल होता है इनके पास, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, सनलाइट को पकड़ा, फिर क्लोरोफिल प्लांट के पास पहले से ही है, वाटर और CO2 मिलू के इन्होंने क्या बना दिया, ग्लूकोज। सो अल्टीमेटली ये क्या सिंथेसाइज करते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। बहुत सिंपल सी भाषा में तुम्हें बताया। चलो अब फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट देखते हैं। पहली रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस की होती है सनलाइट। देखो सनलाइट खूब सारी गिरती है प्लांट्स पे, इनफैक्ट पूरी अर्थ पे सनलाइट खूब सारी गिरती है। उस पूरी सनलाइट में से प्लांट सिर्फ 1 से 2% लाइट को यूज कर पाते हैं। पूरी लाइट में से सिर्फ 1 से 2% ही प्लांट यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात सुनो, तुमने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि जब लाइट गिरती है तो लाइट के कुछ रीजन्स होते हैं। फिजिक्स में अच्छे से पढ़ रखा होगा। एक रीजन होता है यूवी रीजन, फिर आता है अपना विजिबल रीजन, फिर आता है अपना इंफ्रारेड रीजन। तुमने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, ठीक है। सो विजिबल रीजन की एक वेवलेंथ होती है, देखो जो कहाँ से होती है एक्चुअली में, 400 से 700 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ होती है। जो एक्चुअल वेवलेंथ तो कितनी है, 400 टू 700 नैनोमीटर। कुछ बुक्स में तुमको ऐसे भी मिल जाएगा 380 नैनोमीटर से 790 नैनोमीटर तक। ओह सॉरी, उल्टा लिख दिया। कुछ बुक्स में आपको मिल सकता है 390 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, ठीक है। हालांकि मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी जो है 11th की 400 टू 700 ही बोलते हैं, तो अपन वही मान लेते हैं, ठीक है। इस रीजन की वेवलेंथ को ही प्लांट यूज कर पाते हैं। बात को वापस सुनो, सनलाइट खूब सारी गिर रही है, उस पूरी में से सिर्फ 1 से 2% प्लांट यूज कर पाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ध्यान से सुनो, दिस रीजन इज कॉल्ड एज पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ की वेवलेंथ 400 से शुरू हो रही है, 700 पे हमने रेंज मानी। विजिबल रीजन की ही वेवलेंथ यूज कर पाते हैं प्लांट्स, पहली बात, ठीक है। इजी है बहुत ही, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड। तुमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाने में एनिमल और प्लांट का हाथ है। प्लांट्स CO2 लेते हैं, O2 देते हैं, फिर उल्टा एनिमल्स O2 लेते हैं रेस्पिरेशन में और CO2 देते हैं, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड को अपन कहाँ से ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब अपन एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, कॉम्पनसेशन पॉइंट। प्लांट्स में CO2 के लिए कॉम्पनसेशन पॉइंट याद रखना है। देखो दिन में क्या होता है, दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं प्लस प्लांट रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में प्लांट रेस्पिरेशन नहीं करते, प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है और रेस्पिरेशन भी कर रहा है। रात में क्योंकि चारों में से एक रिक्वायरमेंट सनलाइट नहीं है, इसलिए रात में प्लांट सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या होता है। शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट तो तुमको समझ आ गया, सुबह शाम, सुबह और रात का क्या कॉन्सेप्ट है। तो रात के टाइम एक्चुअली में क्या होता है, थोड़ा सा और डिटेल में सुन लो। दिन के टाइम पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा होता है, इसलिए प्लांट O2 रिलीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। रात में क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं हो रहा है, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे ये भी अपनी तरह ही CO2 रिलीज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, बट प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दिन में फोटोसिंथेसिस के साथ रेस्पिरेशन भी होता है। क्लियर है? अब अपन देखते हैं कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या होता है। देखो बिल्कुल सुबह हुई है, एकदम अर्ली मॉर्निंग, आधा सन दिखाना पड़ेगा मुझे उल्टा, आधा सन, ठीक है, ये इस तरीके। अर्ली मॉर्निंग में डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड सूरज में इतनी भी भयंकर वाली लाइट नहीं है, ठीक है। फिर आ जाओ आप इवनिंग के टाइम पे, जब सन सेट होने वाला है, अगेन धीरे धीरे लाइट की एक्टिविटी इतनी भी भयंकर नहीं है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बहुत कम होगा, इस टाइम पे फोटोसिंथेसिस कम होगा। अब इसको ध्यान से सुनना, प्लांट इंटरनल रेस्पिरेशन भी कर रहा है, प्लांट इंटरनल रेस्पिरेशन भी कर रहा है, प्लांट इंटरनल फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। इस टाइम पे भी प्लांट इंटरनल रेस्पिरेशन भी कर रहा है, प्लांट इंटरनल फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। कॉम्पनसेशन बेटा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इंटरनल काम हो जाना कॉम्पनसेशन पॉइंट कहलाता है। देखो प्लांट ने इस ड्यूरेशन में, ओनली फॉर दिस ड्यूरेशन, ठीक है, इस टाइम को हम बोलते हैं ट्वाइलाइट। इस टाइम पे क्या होता है, प्लांट रेस्पिरेशन के थ्रू जितनी CO2 बनाता है, ध्यान से सुनना, रेस्पिरेशन के थ्रू जितनी CO2 बनाता है,
उतनी इसके लिए सफिशिएंट है कि उसी को यूज करके वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। समझ रहे हो तुम? अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस थ्रू रेस्पिरेशन, इतनी जितनी CO2 बनी है ना, क्योंकि बहुत हाई रेट तो है नहीं फोटोसिंथेसिस का इस टाइम पे, बहुत धीरे धीरे चल रहा है काम, तो इतनी ही CO2 को वो इंटरनल जो बनी है उसी को यूज करके अपना फोटोसिंथेसिस भी कर देता है। तो इस टाइम पे क्योंकि ये इंटरनल अंदर ही लेन देन कर रहा है, खुद ही फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन मेंटेन कर रहे हैं इंटरनली, बाहर से किसी कुछ लेने की जरूरत ही नहीं। इस पॉइंट को इसलिए बोल दिया कॉम्पनसेशन पॉइंट, क्योंकि प्लांट को बाहर किसी की शक्ल नहीं देखनी पड़ती, इंटरनली काम चल जाता है। रेस्पिरेशन से CO2 बनाई, उसी को पास ऑन कर देता है फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस में वो CO2 यूज हो जाता है, इंटरनली O2 रिलीज हो जाएगा, इंटरनली काम चल जाएगा। तो अंदर ही अंदर अपने आप ही अंदर के बंदे ही मेंटेन कर लेते हैं, बाहर से किसी की शक्लें नहीं देखते, प्लीज मुझे CO2 दे दो, प्लीज मुझे O2 दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज कॉम्पनसेशन पॉइंट, जो कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ भी चुका है। ट्वाइलाइट पॉइंट होता है और इस पॉइंट को हम कॉम्पनसेशन बोलते हैं। कुछ भी नहीं है, कोई बाहर से लेनी देनी नहीं हो रही, इंटरनली लेनी देनी हो रही है CO2 की। ठीक है, विद दिस हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा, काफी इजी वे में हमने इसे समझाने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है इस कंटेंट से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आई है समझने में, सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर। कोई भी रिलेटेड डाउट्स यू कैन आस्क मी। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी ऑन माई नंबर। होप इस लेक्चर में आपको कंटेंट रेलेवेंट लगा होगा और समझ भी आया होगा इजीली। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी पॉइंट के आगे स्टार्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करिए।